ये हम लोग का आखिरी लेक्चर होगा बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। बहुत सारा चीज़ लर्न करने का है जो मैं बता दूंगा, क्योंकि पूरे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में जो भी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट डेटा होता है उसको याद करने का होता है, ट्रिपल डिजिट डेटा को याद करने का नहीं होता। लास्ट टाइम हमने कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर में बात की थी, थ्रेटेंड स्पीशीज कॉन्सेप्ट उसमें से एक था। एंड आफ्टर थ्रेटेंड स्पीशीज कॉन्सेप्ट हमने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क के ऊपर में डिस्कशन किया था। आज हम बायोडाइवर्सिटी का आखिरी चीज़ों को, जितना भी चीज़ें पूरे बायोडाइवर्सिटी का ओवरऑल, क्योंकि जितना कंसेप्चुअल पार्ट था वो निकल गया, आज जो है वो खाली डेटा बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर नीट क्विज एग्जामिनेशन, बिकॉज क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से ज़्यादा आते हैं, ना कि थ्रेटेंड स्पीसीज कॉन्सेप्ट में से आते हैं। दैट डेफिनेशन वॉज जस्ट, मतलब थ्रेटेंड स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज नॉट सच इम्पॉर्टेंट, ओनली द डेटाज आर बीइंग आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन, राइट। सो आज का क्लास उस हैसियत से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि आज का जो, मैंने पहले ही बोला, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेटा बेस्ड होने वाला, ठीक है। तो आज हम चैप्टर को पढ़ेंगे एज अ होल बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला चीज़ तो निकल गया है, हम लोग को एज अ चैप्टर होल पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये बायोलॉजिकल बीइंग्स का डाइवर्सिफिकेशन है। और ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ स्पीसीज लेवल पे ही हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे हम लोग को देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल, बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे हम लोग को देखने को मिलता है। कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता है ये, कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता है बताओ। ये रेंज कर सकता है तुम्हारा मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोम्स तक। इसका मतलब क्या है कि हमारे सेल्स के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ना सेल्स के अंदर में, तो वो उन लेवल्स पे भी हर एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से अलग है कि नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी जो रेंज होता है ना, वो मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोम तक हर जगह डाइवर्सिफिकेशन है। समझ में आया। हम बहुत सारे स्पीशीज को अलग अलग क्राइटेरिया में बांटते हैं। जैसे हम 11 क्लास में, एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी के बाद 11 क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, एंड दैट चैप्टर इज द लिविंग किंगडम, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, 11 क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ही होता है, एक सेकंड रुकना, सेटिंग डिस्प्ले टाइम आउट। ओके, सो मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके मेरे बायोम्स तक क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, तो जब इतना हमने जान लिया मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोम्स तक लेवल पे, तो कुछ एक आध एग्जांपल्स को भी हम लोग देख ही लेते हैं। बट बिफोर सीइंग, पहले बिफोर वी हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स, पहले कुछ फैक्ट्स है जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, दैट टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का नेम है जो नीट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट। ये कौन था, सोशियोबायोलॉजिस्ट था, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। सोशियोबायोलॉजिस्ट था कौन, एडवर्ड विल्सन, ठीक है। ओके, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, पहला तो बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया, एंड अपार्ट फ्रॉम पॉपुलराइजिंग द टर्म, उन्होंने जितना भी डाइवर्सिटी होता है वो सारे डाइवर्सिटीज को कंबाइन करके हमें बताया, ठीक है। कौन कौन सा तरह का डाइवर्सिटी हो सकता है इनके हिसाब से।
एक हो सकता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिटी है बट मेन यही तीन है। और तीसरा है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इसको समझाते हैं क्या है ये चीज़। देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या कहता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है जेनेटिक लेवल पे, ठीक है। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है रैफ्लेशिया। क्या है? रॉ वोल्फिया, सॉरी नॉट रैफ्लेशिया, रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है। ये एक प्लांट है। एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो प्लांट है ये हम लोग को है ना हिमालयन रीजन्स पे देखने को मिलता है। कौन सा? राउवोल्फिया वोमिटोरिया। कहाँ पे देखने को मिलता है हमको? हिमालयन रीजन्स पे देखने को मिलता है। ये जो प्लांट होता है ना, इसके अंदर में क्या होता है? केमिकल होता है, ठीक है। उस केमिकल को हम क्या कहते हैं? रिजरपाइन कहते हैं। वैसे बाय द वे रिजरपाइन जो है ना एक एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे पहले के ज़माने में इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये तुम्हारे काम का नहीं है एंटी डिप्रेसेंट, बट इसलिए मैंने लिखवा दिया। तो ये जो रिजरपाइन है ये इसके अंदर में स्टोर होता है केमिकल, और ह्यूमंस उस केमिकल को ड्रॉ करता है, ठीक है, यूज करता है। नाउ अभी क्या हुआ कि ये जो इसमें है ना जेनेटिक लेवल पे क्यों इसका मैंने नाम लिया रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया का, बिकॉज ये जो मेरा रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया है ना, ये तुम्हारा अपने डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज पे बहुत ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी को शो करता है। मतलब कि अगर सपोज करो ये लैंड है, यहाँ पे रॉ वोल्फिया का प्लांट है, और 2 किलोमीटर के बाद एक और रॉ वोल्फिया का प्लांट है हिमालयन रीजन पे, तो इन दोनों प्लांट पे क्या होगा? जेनेटिक लेवल पे वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलेंगी। अपने डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में ही क्या हो जाएगा? इनके अंदर में हाई वेरिएबिलिटी, हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी इज सीन। वो जेनेटिक डाइवर्सिटी किस तरीके के हो सकते हैं? It might be in terms of एक्टिव केमिकल स्टोर्ड। इसके भी आप ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि जेनेटिक चेंजेस हैं, तो जेनेटिक चेंजेस होगा तो वो केमिकल भी चेंज होगा, क्योंकि वी हैव सीन ना कि जीन्स ही तो प्रोटीन बनाते हैं यानी केमिकल बनाते हैं। तो जेनेटिक लेवल पे चेंज होगा, इसका मतलब कि हर एक प्लांट जो है अलग अलग क्वांटिटी का केमिकल बनाएगा। कोई 1 लीटर बनाएगा, कोई 2 लीटर बनाएगा, ठीक है। माइट बी इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केमिकल दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस, राइट? समझ में आ गया? और इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस, ठीक है। यही 2 टर्म है। ये पूछते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में कि इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिली। बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी हर 1-2 किलोमीटर पर जो प्लांट है उनमें ही चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। मतलब देखो स्पीशीज तो सेम है, बट विद इन द सेम स्पीशीज क्या हुआ? जेनेटिक डाइवर्सिटी हम लोग को देखने को मिला। समझ में आया ये चीज़? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ओके, अब जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है? हमें सबको पता है कि अगर मैं इंडिया का एग्जांपल ले लूँ, तो अगर सपोज करो ये इंडिया है मेरा, ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये इंडिया है। तो इंडिया में क्या होता है? ये तुम्हारा नॉर्थ हो गया, ये तुम्हारा साउथ हो गया, ये तुम्हारा वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। साउथ इंडिया के आसपास में मैं ना ग्रीन कलर से शेड करूंगा, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। और ब्लू कलर से जो शेड करूंगा उसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये जो मेरा वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, इस पे स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन होता है। मतलब जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे स्पीसीज का डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट। समझ में आया? कौन सी स्पीसीज का नंबर ज़्यादा है यहाँ पे? यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन जो एम्फीबियंस होते हैं ना, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट। समझ में आया क्या ये चीज़? तो स्पीसीज लेवल पे भी क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कहीं पे 50,000 स्पीसीज मिला तो कहीं भी ईस्टर्न घाट पे कितना मिलेगा? सिर्फ 10,000 स्पीसीज मिलेगा देखने को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बताना है तुम्हारा जेनेटिक डाइवर्सिटी में, कि इंडिया के पास ना मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स है राइस का। समझ में आ रहा है? इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन। जीन्स लेवल पे अलग अलग हो जाता है राइस। तो 50,000 से ज़्यादा स्ट्रेन है हमारे इंडिया में राइस का, पूछा गया है। समझ में आया? और मोर देन 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो। मैंगो का भी 1000 वेराइटी है। लंगड़ा मैंगो है, लंगड़ा आम है, फिर तुम्हारा हिमगिरी है, फिर पता नहीं लाल मुंह का रोज़ है, बहुत सारा ऐसा आता है, ठीक है। गुलाबी जो भी मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, तो बहुत सारा आता है इसमें। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब स्पीशीज के नंबर में क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन होगा।
स्पीसीज डाइवर्सिटी के बाद एक बड़ा डाइवर्सिटी, इसका नाम है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर मैं तुम्हारे सामने ना यहाँ पे दो कंट्री ले लेता हूँ, एक कंट्री मैं तुम्हारे सामने ले लेता हूँ इंडिया, और दूसरा कंट्री मैं सपोज करो ले लेता हूँ नॉर्वे। नॉर्वे ले लिया और पहला क्या ले लिया, इंडिया ले लिया। अब देखो इंडिया में ना बहुत सारे इकोसिस्टम्स है, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, समझ में आ रहा है। तो इंडिया में क्या है, बहुत सारे इकोसिस्टम है। कौन कौन से इकोसिस्टम है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इकोसिस्टम में यहाँ पे आ जाएगा डेजर्ट, आ जाएगा रेन फॉरेस्ट, आ जाएगा, है ना, और क्या आएगा, और आएगा तुम्हारा मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में। कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ जो समुद्र में हम लोग को देखने को मिलता है, वो भी इकोसिस्टम है। और क्या है, और तुम्हारा वेटलैंड्स है। वेटलैंड्स हमने कुछ डिस्कशन किया था कुछ दिन पहले, वेटलैंड्स क्या होता है, लगून्स टाइप का, फिर वहाँ पे बना के हमने दिखाया था, ठीक है, लगून्स है इनफैक्ट। एस्चुरीज है, एस्चुरीज मैंने बताया था कि कैसे जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो एस्चुरी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ओके। अल्पाइन मिएडोज मैंने दिखाया था, अल्पाइन जो, ऐसे मैंने ठंडा रीजन में अल्पाइन बनाया था, बट इंडिया में भी हिमालयन रीजन में तो अल्पाइन बनता ही है। हिमालयन रीजन में जब तुम एल्टीट्यूड में जाओगे तो तुम्हें अल्पाइन मिलेगा ही, अल्पाइन मिएडोज। देखो कितना सारा इकोसिस्टम है हमारे इंडिया में। लेकिन अगर तुम नॉर्वे में जाओगी, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, एनसीईआरटी में लिखा है स्कैंडिनेवियन कंट्री, इधर तुमको उतना ज्यादा इकोसिस्टम नहीं मिलेगा। इंडिया हैज फार, इधर क्या होता है, इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी होता है। समझ में आ गया क्या डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल मतलब बायोडाइवर्सिटी जो होता है ना, वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल बींग्स होता है, और वो डाइवर्सिटी सिर्फ स्पीशीज लेवल पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डाइवर्सिटी है। जेनेटिक लेवल पे हो गया, स्पीशीज लेवल पे हो गया, इकोलॉजिकल लेवल पे हो गया। इज इट ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, देखो अब इसमें ना एक और चीज है कि ये ना हमारे जो पूरे अर्थ में ना करोड़ों साल लग गए इवोल्यूशन के लिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे ना, तब जाके इतना हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी हमको देखने को मिला, इतना रिचनेस हम लोग को देखने को मिला हमारे पूरे अर्थ पे। लेकिन हम वो जितना भी वेल्थ है हमारा, जो धरोहर है हमारा सोसाइटी का, जो इवोल्यूशन का धरोहर है, उन सब को लूज करते जा रहे हैं। और लेस देन जितना 2 सेंचुरीज से भी कम, लेस देन 2 सेंचुरीज, ये तुम्हारे लेवल काम का नहीं है, लेस देन 2 सेंचुरीज मतलब 200 साल से भी कम में क्या होगा, हम जितना भी वेल्थ है उन सबको खो देंगे, जिस लेवल पे हम तबाही मचा रहे हैं, जिस लेवल पे हम पॉल्यूशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसको है ना कंजर्व करना हमें बायोडाइवर्सिटी को। और इंडिया में जितने भी बड़े बड़े आजकल लोग हैं वो सब हमारे बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान दे रहे हैं, और ये हमारा बहुत मतलब क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट इशू है, एनवायरमेंटल इशू है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, नहीं तो हम जितना भी अपना एसेट्स है उन सबको खो देंगे। तो यहीं पे एक और सवाल आता है कि हाउ मेनी, तुम्हें लिखना नहीं है, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ, कितने स्पीशीज हैं हमारे अर्थ पे, क्योंकि इतने साल से इवोल्यूशन चलने आ रहा है, तो एक स्पीशीज का नंबर तो होगा, आपको डेटा तो बनाना पड़ेगा ना स्पीशीज के नंबर पे। तो कितने स्पीशीज हैं हमारे अर्थ पे, इसका अगर मैं डेटा तुमसे पूछूं तो ये कोई आसान क्वेश्चन है नहीं आंसर करने के लिए। लेकिन हमारे IUCN भाई साहब जो थे, जिसका फुल फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, बताओ क्या है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 में उन्होंने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल का जो स्पीशीज है, जो डाइवर्सिफिकेशन है प्लांट एंड एनिमल का, इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। 1 मतलब कितना हो गया, मिलियन मतलब होता है ऐसे 10 लाख होता है, यानी 15 लाख से ज़्यादा स्पीशीज का डाइवर्सिफिकेशन है, ये हमारे IUCN ने बोला था, ठीक है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। बट ये जो गेस था ना, बिकॉज देखो इसमें एक चीज़ है, the total number of plant and animal that are described is slightly more than 1.5 million, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered or described. क्योंकि ऐसे बहुत सारी स्पीशीज है जो छुपे पड़े, जो आज तक, क्योंकि यार जाहिर सी बात है ना, हर एरिया पे जो साइंटिस्ट लोग नहीं पहुंच सकते, कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शन होता है, तो इतना स्पीशीज डिस्कवर ही नहीं हो पाया। एस्टिमेट जो है, जो कि सिर्फ एडुकेटेड एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एडुकेटेड, एनसीईआरटी लिखती है ओनली एडुकेटेड गेसेस, मतलब हम लोग है ना कैलकुलेशंस किया और एडुकेट गेस किया, और वो भी बहुत ज़्यादा एस्टिमेट जो होता है वाइडली वेरी करता है, ठीक है। और एक और चीज़ समझना है तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है ना, एस्टिमेट्स वेरी वेडली, वी हैव नो क्लियर यूट्यूब डिस्काउंट, ठीक है। फिर
अच्छा मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, स्पीसीज इन्वेंटरीज जो है होती हैं, स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट कहाँ पे होंगी, टेम्परेट में होंगी कि ट्रॉपिकल में होंगी? बताओ, टेम्परेट में होगा कि ट्रॉपिकल में स्पीसीज इन्वेंटरी ज्यादा कंप्लीट होगा? स्पीसीज इन्वेंटरी मतलब स्पीसीज का डाइवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ स्पीसीज, दे आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब म्यूट कर देना। देखो ऐसा है ना, हम सबको यही लगता है कि स्पीसीज के इन्वेंटरी जो होता है वो तुम्हारा ट्रॉपिकल में होगा, बट ऐसा नहीं है, वो टेम्परेट में ज़्यादा कंप्लीट है। क्यों है? बिकॉज टेम्परेट में ना क्या है कि फिक्स्ड है कि इतने टाइप के स्पीसीज हैं, वो सब मोटा मोटी डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जितने भी स्पीसीज हैं उनमें से बहुत सारे स्पीसीज आज तक तो डिस्कवर ही नहीं हुए। डिस्कवरी नहीं हुआ मतलब हम उधर गए नहीं, हमें मिला ही नहीं, वो छुप के रखे अंदर में। समझ में आया? तो स्पीसीज इन्वेंटरीज मतलब जिसने हमें इन्वेंट किया, जिन्होंने हमने जो इन्वेंट किया, हमने जो देखा, तो वो मोर कंप्लीट कहाँ पे पाया गया? टेम्परेट में पाया गया, ना कि ट्रॉपिकल में। बिकॉज ट्रॉपिकल में कहाँ से इन्वेंटरीज मतलब नया नया इन्वेंशंस, नया नया खोज, वो खोज कंप्लीट है, टेम्परेट में सब खोज चुका है। लेकिन ट्रॉपिकल्स में अभी भी खोजाबीन चल रहा है। कितना साल लगेगा वी डोंट नो। समझ में आया? अभी देखो क्या हुआ कि actually there are an overwhelmingly large population of the species waiting to be discovered. They lie in the tropical regions. I hope it is clear कि over मतलब there are large number of population they are that are yet to be discovered. They lie in the tropical regions, right? Now after that अब बायोलॉजिस्ट को तो एक गेस बताना था कि कितना स्पीशीज है हमारे अर्थ पे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कंपैरिजन किया। किसके कंपैरिजन किया? देखो होता क्या है ना कि हमारे जो बायोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने इंसेक्ट्स के बारे में वो ग्रुप लिया जो एकदम स्टडी किया गया है, एग्जॉस्टिवली स्टडी किया गया है, एग्जॉस्टिवली स्टडीड। इंसेक्ट्स का वो ग्रुप लिया जो बहुत बार स्टडी किया गया है। उन सारे स्टडीज को, स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रिपेयर किया और कंपैरिजन को ड्रॉ किया। ठीक है, किसको ड्रॉ किया? कंपैरिजन को ड्रॉ किया। टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल स्पीशीज। Actually, biologists make a statistical comparison of the temperate and the tropical species. समझ में आ रहा है? Of an exhaustively studied group of insects, and they extrapolate the ratio that they get from that comparison or from that statistics. They extrapolate that ratio into various other group of animals. It is just like कि एक स्टडी किया, उसका जो रिजल्ट आया उसको बाकी जितना भी चीज़ है वहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, ताकि हम लोग एक एस्टीमेट बता सके कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में कितना का रेशियो है। क्लियर है ये चीज़? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब कुछ एक्सट्रीम एस्टीमेट, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा ही जो बता दिया, वो कहता है कि हमारे अर्थ पे ना 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं। ये एक्सट्रीम है, मतलब ऐसा होता नहीं है, ये एक्सट्रीम एस्टीमेट्स है। लेकिन हमारे जो भाई साहब थे जिनका नाम था रॉबर्ट मे, क्या नाम था इनका? रॉबर्ट मे, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आफ्टर एडवर्ड विल्सन दैट यू नीड टू रिमेंबर इज रॉबर्ट मे। उन्होंने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी को रखा एट अबाउट 7 मिलियन। उन्होंने कहा कि 7 मिलियन स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे है। ठीक है, रॉबर्ट मे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम दैट यू नीड टू रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो अब जितना भी हमारे अर्थ पे कितना स्पीशीज रखा गया, लगभग 1.5 मिलियन। IUCN ने तो 1.5 मिलियन को लिखा ना, 15 लाख स्पीशीज को लिखा है, मतलब डिस्क्राइब किया है, मतलब 15 लाख डिस्कवर्ड है। बट रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा क्या बोलते हैं, सॉरी रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा बोल रहे हैं, रॉबर्ट मे क्या बोलते हैं? 7 मिलियन जो है हमारे अर्थ पे होने चाहिए, ये उसका गेस है। ठीक है, ये उसका गेस है। ओके, तो जितना भी बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज हमको आज तक डिस्कवर हुआ है उसमें से मोर देन 70% जो है वो क्या है? एनिमल है। ठीक है, ओके, जितना भी स्पीशीज डिस्कवर्ड हुआ है उसमें मोर देन 70% जो है वो एनिमल है। और जो हमारे तुम्हारे में आएगा सर प्लांट का क्या हुआ? जो प्लांट है वो लेस देन 22% है टोटल। समझ में आया?
मतलब एनिमल 70% से ज़्यादा है और प्लांट नॉट मोर देन 22%, जितना भी बायोडाइवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, प्लांट में सबको इंक्लूड कर दिया, किसको, एल्गा को इंक्लूड कर लिया, फंगी को इंक्लूड कर लिया, फिर तुम्हारा ब्रायोफाइट को इंक्लूड कर दिया, जिम्नो को कर दिया, फिर तुम्हारा एंजियो को भी इंक्लूड कर दिया, तभी भी मिला के भी 22% से क्या है, कम ही है। अब एनिमल में भी मोर देन 70% जो है वो इंसेक्ट है। मतलब अगर मैं 100 एनिमल ले लूँ तो 70 क्या मिलेगा मुझे, 100 में इंसेक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है, इंसेक्ट मिलेगा। ऑल क्लियर? एनिमल के अंदर में बात कर रहे हैं, एनिमल जितना एनिमल लिया उसका भी मोर देन 70% क्या होगा, इंसेक्ट होगा। इसका मतलब हर 10 में से 7 एनिमल जो है वो क्या है, इंसेक्ट ही है। तो अब बात ये आता है कि अब मैं तुम्हें ना कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, एनसीईआरटी खोल के रखना, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक फिगर है, ठीक है। इस एनसीईआरटी के फिगर में अगर तुम देख रहे होगी, ये फिगर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने पाई चार्ट बनाया स्पीशीज डाइवर्सिटी का, इनवर्टिब्रेट का, वर्टिब्रेट का और प्लांट्स का, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट में देखो मोस्ट ऑफ द 70% से भी ज़्यादा क्या है तुम्हारा, इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स में आर्थ्रोपोड्स आते हैं, बटरफ्लाइज आती हैं, सब कुछ आती है। इंसेक्ट्स के बाद तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, मॉलस्क, क्रस्टेशियंस एंड अदर एनिमल ग्रुप्स। ये इनका नंबर, वो तुमसे पूछेंगे, मार्क कर देंगे, बोलेंगे ये क्या है, वो तुमसे बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है, ऐसा करके वो तुमसे पूछेंगे, ठीक है। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सबसे ऊपर में जो रहेगा वो क्रस्टेशियंस रहेगा, फिर मॉलस्क्स रहेंगे, फिर इंसेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। एंड अगर मैं वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करूँ तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा मुझे क्या देखने को मिलेगा, फिशेस देखने को मिलेगा। याद करने, कैसे याद करें, क्यों फिशेस, कैसे, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो देखो, याद करने का तरीका यही है, एम्ब्रा, तो इट इज़ एन अंडरगारमेंट, तो ऐसे याद इजी हो जाएगा याद करना। एम्ब्रा जो होता है वो एक साथ आता है, ठीक है। एंड फिशेस को हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे भी कर सकती हो, FM, जो हम लोग FM करते हैं, तो FM जो रेडियो होता है उसका FM से भी तुम याद कर सकती हो। और जब तुम कहीं जाओगी, फिशेस से ज़्यादा कंज्यूम होता है ना, आदमी बर्ड को उतना नहीं खाता, वो तुमसे ये ऑर्डर पूछ लेंगे, तो ये ऑर्डर याद रखना है तुम्हें, ठीक है। आगे प्लांट्स में अगर मैं तुम्हें क्या बोलते हैं याद करवाऊँ, तो प्लांट्स में याद करने का तरीका देखो क्या है। प्लांट्स में याद करने का तरीका है फाला, FALA, क्या है, फाला। फाला जो ब्लिस्टर्स होता है ना, हम लोग कहते हैं कि ब्लिस्टर हो गया, मतलब जल गया, जलने के बाद यहाँ पे पानी भर जाता है, उसको फाला बोलते हैं, ठीक है, फाला। तो फाला तुम याद करोगे, चाहे तुम ऐसे करो चाहे तुम ऐसे करो, आएगा तो क्या, फाला ही आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, फंगी, और ऊपर में क्या है, फर्न्स एंड एलाइज है। तो ये हमने प्लांट का किया, तो FF, इनके बीच में क्या आ गया, मॉसेस आ गया, अगेन FM, ठीक है। मॉसेस ऊपर कर दिया, एल्गी, लाइकेंस, एंजियोस्पर्म्स। कंफ्यूज नहीं होना कौन सा ए कहाँ पे। एंजियो देखो सबसे ज्यादा होता है कि एल्गी सबसे ज्यादा होता है, एंजियो सबसे ज्यादा होता है, कॉमन सेंस है, ठीक है। और एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम जितना भी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नंबर ऑफ फंगी स्पीसीज जो है इन द वर्ल्ड, वो मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। फंगी का जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो तुम्हारा फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स को मिला दोगी उससे भी ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो एक चीज़ समझना कि ये जितना भी एस्टीमेट है ना, जितना भी एस्टीमेट है कि मतलब हमारे अर्थ पे इतने सारे स्पीसीज डिस्कवर्ड हुए, ये उनका एक पाई चार्ट है,
लेकिन इन सारे एस्टिमेट्स में प्रोकैरियोट को तो इंक्लूड ही नहीं किया गया इंक्लूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे समझ में आएगा। प्रोकैरियोट्स का कोई ये खास मतलब क्या बोलते हैं, दे डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। एंड biologists are also not sure about how many prokaryotic species are present in the earth, because prokaryotic species are itself very minute. And you know what, in the prokaryotic species majority of the organisms are bacteria, right? And they are very minute. Majority of organisms are any microbes that are very minute. And you know what, that majority of organisms आर नॉट कल्चरेबल। जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था पेट्री डिश में हम लोग कल्चर करते हैं, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तुम कल्चर नहीं कर सकती हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको तुम कल्चर नहीं कर सकती हो। तो जब इतना सब कुछ तुम लैब में अगर कल्चर ही नहीं कर सकती, लैब में अगर तुम देख ही नहीं सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनका टैक्सोनॉमिक ग्रुप बनाना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज बर्ड्स का नंबर तो तुम कैलकुलेट कर सकती हो ना, और तो सोचो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन इतने छोटे छोटे, एक प्लेट में करोड़ों है, नेचर में भरे पड़े, तुम माइक्रोब्स को कैसे कैलकुलेट कर सकती हो। और इनफैक्ट उनके अंदर में तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंटीजन भी बहुत सारे हैं। तो एंटीजन डाइवर्सिटी का जो पॉइंट है ना माइक्रो लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है। तो यू कैन नॉट प्लेस माइक्रोब्स, यू कैन नॉट कैलकुलेट। अगर वो कर जाओगे तो तुम्हारा एस्टिमेट तो समझ जो अरबों खरबों हो जाएगा, एस्टिमेट कितना स्पीशीज है हमारे अर्थ पे। समझ में आया ये चीज़? तो दैट इज़ वाई the problem is that the conventional taxonomic groups, जितना भी कन्वेंशनल मतलब जो हम लोग आज तक यूज करते आए, जितना भी the conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species, and also many species are simply not culturable under laboratory conditions. Why I am telling you this point? Because when I was in Kota, in the major examination they asked this point, and not कि ये true है कि false है, मतलब they asked various statements, they are given us various statements, like the one of which इसमें out of which इसमें ये एक था statement, ठीक है। एंड मेरे को उस समय ये लगा कि यार ये टैक्सोनॉमिक मेथड कर रहे हैं तो उसमें माइक्रोब्स को तो इंक्लूड करेंगे, मतलब मेरा तो ध्यान में था कि माइक्रोब्स को क्यों नहीं करेंगे। तो मैंने उस स्टेटमेंट को वो कर दिया कि उसमें ये लिखा था कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक स्टडी आर सुटेबल, उसमें नॉट को हटा दिया था, ठीक है। तो ऐसा दे आर नॉट सुटेबल फॉर माइक्रोबियल स्पीशीज, ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे गलती है यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम इनका बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को अगर हम क्या बोलते हैं एक्सेप्ट भी कर लेते हैं या उनको हम अंडर कंसिडरेशन भी ले लेते हैं, तो मतलब स्पीशीज को बनाना, इनका डाइवर्सिटी खुद अपने आप में मिलियंस में, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक और चीज़, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि कितना स्पीशीज है हमारे अर्थ पे, उसी का डेटा हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो वर्थ रिमेंबरिंग है। पॉइंट क्या है कि इंडिया ना वर्ल्ड का जितना भी लैंड का एरिया है उसमें इंडिया कंट्रीब्यूशन ओनली 2.4% है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का लैंड कितना 2.4%, लेकिन जो स्पीसीज डाइवर्सिटी में इंडिया का शेयर है ना वो इम्प्रेसिव 8.1% का है। मतलब पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया होने के बावजूद पूरे वर्ल्ड का जितना भी स्पीशीज डाइवर्सिटी उसका 8.1% हमारे इंडिया में है। एम्स का तो ये फेवरेट क्वेश्चन था, आता ही आता था 8.1% वाला, ठीक है। ओके, तो इसीलिए क्या है हमारा कंट्री जो है वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, वर्ल्ड का मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। और इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये डेटा याद नहीं करना, लगभग 45,000 स्पीशीज प्लांट के हमारे इंडिया से डिस्कवर हो चुके हैं, और 2 गुना एनिमल है, यानी लगभग 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हमारे इंडिया से डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। और अगर हम वही रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टीमेट जो बोला था कि 7 मिलियन है, ना कि 1.5 मिलियन है जो IUCN ने दिया, रॉबर्ट मे ने बोला कि 7 बिलियन स्पीशीज है। अगर उनका हम लोग हिसाब किताब लिखें तो उस हिसाब से ओनली 22% ही स्पीशीज आर रिकॉर्डेड,
क्योंकि उन्होंने तो 7 मिलियन बोला ना, बट एक्चुअली में हमने कितना पाया है, हमने जब किया 1.2 मिलियन का रिकॉर्ड है 7 मिलियन में से, तो यानी ओनली 22% स्पीसीज जो है वो रिकॉर्डेड हो चुका है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या हुआ, इज देयर एनी डाउट? आगे अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन कि भैया सिर्फ 22% ही हम ढूंढ पाए हैं, तो इंडिया में अगर तुम करोगी तो 1 लाख से भी ज़्यादा प्लांट का स्पीसीज डिस्कवर करना है, और एनिमल्स के लिए 3 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये डेटा जो काम का है वो मैंने बता दिया, ये काम का है, ये काम का है और ये काम का है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। नेचर्स एक लाइन है, बताओ ये स्टेटमेंट इतना समझाने के बाद तुम खुद ही बता सकती हो कि नेचर का जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, बायोलॉजिकल लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज रखे हुए होते हैं, नेचर का, नेचुरल, नॉट आवर आर्टिफिशियली और मैन मेड, तो इट इज बर्निंग even before we categorize the titles of all the books stocked there. देखो मैंने अभी ये बताया कि जिस हिसाब से नया नया स्पीसीज आते जा रहा है और जिस हिसाब से स्पीसीज खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, तो जब तक हम स्पीसीज को कैटेगराइज करेंगे या कैटलॉग करेंगे तब तक तो वो स्पीसीज ही एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो नेचर का जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है ना वो जल रहा है, ये कहावत है, मतलब ये एक फ्रेम है, एक मुहावरा है कि नेचर का बायोलॉजिकल लाइब्रेरी जल रहा है इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, आई होप ये लाइन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्पीशीज ही मर रहे हैं यार, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और क्या। तो अब इतना बताने के बाद तुम एक काम करो, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जो मैंने पढ़ाया था, जो तुम्हारा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मैंने पढ़ाया था लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की, लैटिट्यूड जाने से कैसे ग्रेडिएशन होता है, वहाँ पे तुम एक चीज़ देखना, वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि पहले मुझे ये बताओ ये लाइन सही है कि नहीं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट and animals is not uniform throughout the world but shows a rather uneven distribution। मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? व्हाट, म्यूट है? म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। अरे मेरे को दिखा रहा है म्यूट है तुम्हारा। क्या है ये कंपैरिजन मोड? व्हाट इज दिस कंपैरिजन मोड? कंपेनियन मोड मींस दैट बैड मींस द पीपल आर, क्या लिखा है? अच्छा पता नहीं, व्हाट इज दिस कंपेनियन मोड, ओके। सो मुझे ये बताओ कि कहाँ गई? ओके हाँ आ गया आ गया, ऑल क्लियर। तो देखो ऐसा है कि मुझे ये बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? why it is a correct statement? Can you explain me this point? हाँ एग्जैक्टली तो ये स्टेटमेंट को मना मत करना, ठीक है, ये स्टेटमेंट आता है, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो देखो तुम जब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट खोलोगी वहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि इक्वाडोर, अगर तुम देख रहे हो, इक्वाडोर मतलब लगभग इक्वेटर के पास एक एरिया होता है इक्वाडोर, वो इक्वाडोर के पास लगभग 10 टाइम मोर देन 10, मतलब लगभग 10 टाइम, नॉट मोर देन, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीसीज है एज कंपेरिजन टू यूएसए। तो वहाँ पे वो लाइन लिखा हुआ है, वो लाइन को पढ़ना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे ना कुछ और डेटा लिखा हुआ है कि 427 जो तुम्हारा ट्रॉपिकल रेन, तुमने नाम सुना ना अमेज़न फॉरेस्ट का, नाम सुना होगा अमेज़न फॉरेस्ट जो तुम्हारे साउथ अमेरिका में है। वो अमेज़न फॉरेस्ट में ना 427 स्पीसीज है मैमल्स के, 427 मैमल्स के हैं, 427 एम्फीबियंस के हैं, 378 रेप्टाइल्स के हैं एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज हैं, ठीक है। तो अमेज़न जो फॉरेस्ट है ना वो क्या है, वो तुम्हारा घर है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे। इसीलिए ना एक और चीज़ है इसमें कि इसी को हम लोग लंग्स भी बोलते हैं, अर्थ का लंग है अमेज़न फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो डेटा जो याद करना है वो पूछेगा 427, 378 वाला जो डेटा है रेप्टाइल्स वाला, और 3000 फिशेस है, मोर 300 और 1300 बर्ड्स, डेटा याद करना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लैटिट्यूडनल ग्रेडिएशन में मैंने बता दिया, देखो क्या लिख के रखा है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जब तुम खोलोगी तो उसका जो उस पेज का जो आखिरी पैरा है उसमें ये लिख के रखा है कि ऐसा क्यों ट्रॉपिक्स का स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हुआ। उसके पीछे उन्होंने 2 कारण दिया है कि स्पेशलाइजेशन जो है, स्पेशिएशन, ये फंक्शन है टाइम का। ओवर द टाइम क्या होता है स्पीसीज, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में स्पीशिएशन के बारे में। स्पीशिएशन क्या होता है कि नया नया स्पीसीज का आना, उनमें चेंजेस होना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और टेम्परेट रीजन में क्या होता है, ग्लेशिएशन हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख के रखा है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो होते हैं वो लेस सीजनल्स होते हैं, मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल होते हैं। वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आगे मुझे बताओ, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ अब मैं ना, एक इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो आज फाइनल हम लोग एक और बार देखेंगे, टू द इकोसिस्टम। क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। देखो बात ये है कि इसी इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर मैं तुम्हें लिखवाऊँ तो उसमें एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि अ स्टेबल कम्युनिटी should not show too much variation in productivity from ईयर टू ईयर, ठीक है। ये एक लाइन है, मतलब क्या है इसका कि देखो स्टेबल कम्युनिटी बोलते क्यों है, और ये भी पूछेगा व्हाट इज द पैरामीटर और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी। तुम किसको स्टेबल कम्युनिटी बोलोगी? स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जो वेरिएशन शो ना करे अपने प्रोडक्टिविटी में फ्रॉम ईयर टू ईयर, टू मच वेरिएशन शो ना करे। फॉर एग्जाम्पल इस साल तो 1 लाख टन खाना बनाया, वो मेरा कम्युनिटी था, वो स्पीशीज था, वो गार्डन था, लेकिन अगले ही साल 50,000 टन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरियाज या कुछ पैरासाइट आए और फसल को बर्बाद कर दिए, पहला रीजन इसीलिए हो सकता है, यानी वो कम्युनिटी क्या स्टेबल नहीं थी। अगर स्टेबल होती तो आज जितना प्रोडक्टिविटी है कल भी उतना ही प्रोडक्टिविटी होता, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता बिकॉज सॉइल में ग्रो करता है ना, सॉइल का फर्टिलिटी थोड़ा हैम्पर होता है। उसके बाद अगर आज मान लो 50,000 टन का प्रोडक्टिविटी है तो अगले साल 1 लाख का ना हो जाए, वो भी खतरा है, क्योंकि अगर 1 लाख का हो गया तो पानी ज़्यादा पी जाएगा, ड्रॉट का कंडीशन आ जाएगा, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं होना चाहिए इतना, समझ में आया। पहले के जो डेकेड्स थे उनमें जो इकोलॉजिस्ट थे वो ये सब मानते थे
कि कम्युनिटीज़ में जितना ज़्यादा स्पीसीज़ होता है, यानी जितना ज़्यादा स्पीसीज़ डाइवर्सिटी होता है, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी एक कम्युनिटी का अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू अनदर कम्युनिटी जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। लेकिन आज के टाइम पे ये बोलते हैं एग्जैक्ट मेन जो चीज़ है वो ये है कि वो कम्युनिटी का प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस कम्युनिटी में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल है, वेरिएशन नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो इट मस्ट बी इधर रेजिस्टेंट और रिसाइलेंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस दैट आई हैव टॉट यू, कि कैसे एक फार्म में एक जानवर आ जाता है, खाली एक बताया था ना वो चीज़, 10 ठो खेत लगा हुआ है, 10 ठो एक फार्म में फसल लगा हुआ है, सिर्फ अगर राइस का आगे से राइस को खाएगा, बाकी तो 9 जिंदा है, बाकी तो 9 ठीक है, वो तो बताया था ना मैंने। तो वो ये क्या बताता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी होता तो क्या होता, प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, ठीक है। वो रेजिस्टेंट होता कोई भी ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस को, चाहे वो नेचुरल भी हो सकता है, वो मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू द एलियन इन्वेजन, any community must be resistant to the alien conversion for being stable, this is the criteria for being stable। I hope ये समझ में आ रहा होगा तुमको। तो यही एक्सपेरिमेंट था किसका, डेविड टिलमैन का, जो मैंने बताया था तुम्हें फार्म का एग्जांपल लेके, याद होगा कि एक फार्म था ऐसे करके, वो उसमें ना बहुत सारा फसल वो लगा दिया था, ठीक है ना। वो उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था, लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट किया, लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने वो कंक्लूजन पे पहुंचा। कहाँ पे किया था, द लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स दे आर डन यूजिंग द आउटडोर प्लॉट्स, ठीक है, प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर्स, राइट। इसके बावजूद भी हमने ना स्पीशीज रिचनेस कैसे कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी या वेलबींग ऑफ इकोसिस्टम, उसको समझने में थोड़ा परेशानी हो रहा था हमको, ठीक है। और इसीलिए अब एक और साइंटिस्ट आते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम है पॉल एलरिक। पॉल एलरिक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, टिलमैन एंड पॉल एलरिक। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो मैंने बता दिया था पहले कि एरोप्लेन में से स्क्रू निकाल के ले जाता आदमी चोरी करके, तो शुरू में तो इतना परेशानी नहीं होगा, यानी स्पीशीज को अगर तुम खत्म कर दोगे तो प्लेन नहीं जाएगा। जब सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ स्क्रूज सब निकाल के ले गए, स्क्रूज मतलब वही रिवेट जिसको बोलते हैं, अगर सब ले गए तो क्या होगा, रिवेट मतलब क्या था वैसे, रिवेट मतलब था स्पीसीज, स्क्रू मतलब स्पीसीज, रिवेट मतलब क्या, स्पीसीज को अगर मार दिया या खत्म कर दिया, तो जब बहुत सारे स्पीसीज खत्म हो गए तब क्या होगा कि कोई भी एक स्पीसीज से लग जाए वो उसका भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। कोई एक स्पीसीज, अगर मान लो तुम विंग्स के पास वाला स्क्रू निकाल दी, प्लेन क्रैश कर जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा किसका एक्सप्लेनेशन, पॉल एलरिक का, जो ये बताता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होता है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कम स्पीसीज डाइवर्सिटी में कोई एक स्पीसीज को ही मार दोगे तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़, ऑल क्लियर नाउ। तो ये हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी देख लिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक अलग टॉपिक जिसका नाम है, कोई तुम्हें स्पीड तो नहीं लग रहा ना, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम लोग एकदम नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, क्योंकि सब मोटा मोटी मैंने पढ़ाया हुआ था। मैंने ना, मैं क्या करता हूँ पढ़ाने से पहले ना, क्या मेरे को शुरू में बहुत टाइम लगता है कि चीज़ों को बेस सेटअप करने में। जब चीज़ें अपना बेस सेटअप हो जाती हैं तब ये सब टॉपिक को मैं आसानी से उड़ा देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ तो ऑलरेडी बताया हुआ है। इसीलिए मेरे को शुरू में कोई भी चैप्टर को पकड़ने में टाइम लगता है, ताकि तुम्हें बाद में परेशानी ना हो, बाद में तुम्हारे लिए उस सब टर्म्स जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। शुरू में खाली कंसेप्ट समझ लो। तो कंसेप्ट का क्लास तो खत्म हो चुका है अभी तक इकोसिस्टम में, इसीलिए इकोसिस्टम मेरे लिए इतना बड़ा था, नहीं तो इकोसिस्टम कोई बहुत बड़ा चैप्टर बोल के भी नहीं है, ठीक है। आगे हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या था। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब, अब देखो एक और चीज़ है ना, बायोडाइवर्सिटी का अगर लॉस हो रहा है तो वो उसके लिए सिर्फ एक ही कल्प्रिट है, वो है इंसान। ओनली एंड ओनली ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Although loss of biodiversity can be natural as well as man-made or artificial, but तुम्हारा क्या बोलते हैं, ह्यूमंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और देखो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं स्पेसिएशन। इससे क्या होता है, नया नया स्पीशीज हमारे एरिया में आता रहता है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में आता रहता है।
ऑल्दो स्पीसीएशन हो रहा है और इसके लिए हम डाउटफुल भी है कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा तो लॉस हो जा रहा है, उससे ज़्यादा तो एक्सटिंक्ट हो जा रहा है, उससे ज़्यादा तो मर जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो बायोलॉजिकल वेल्थ है प्लैनेट का वो खत्म हो रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है रैपिड रेट से। और अक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। समझ में आया? एग्जाम्पल देता हूँ। देखो हुआ क्या, इंसान जो था ना, इंसान ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड तुम्हें पता हो क्या होता है, इंडियन ओशन के बाहर में, जो इंडियन ओशन के बाहर में जो कंटिन्यू करोगे ना साउथ अमेरिका साइड में, तो वहाँ पे ओशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशन बोलते हैं। तो इंडिया जो हमारे ह्यूमंस वाले हैं ना, ह्यूमंस क्या करते हैं, वो ट्रॉपिकल पैसिफिक, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन में लाइक करता है वो समुद्र, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड को भी नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है तुम्हें? उसको भी क्या कर दिया, कोलोनाइज कर दिया, जिसकी वजह से उधर के 2000 से भी ज्यादा बर्ड के स्पीशीज खत्म हो चुके हैं ह्यूमन का कोलोनाइजेशन की वजह से। क्लियर है ये चीज? क्या हुआ, उड़ तो नहीं गया, दिमाग सो तो नहीं गया? श्योर है ना? चलो ठीक है, तब आगे देखते हैं। तो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स की वजह से 2000 से ज़्यादा स्पीशीज खत्म हो गए, और इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था IUCN का इम्पोर्टेंस। IUCN जो था, IUCN का इन्होंने रेड लिस्ट निकाला, ठीक है, IUCN का रेड लिस्ट या रेड बुक कह लो, उसमें डॉक्यूमेंट किया 784 स्पीसीज का एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स। लास्ट 500 ईयर्स रेड लिस्ट में बोला कि 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गई हैं लास्ट के 500 साल में। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 784 स्पीसीज इन द, वो तुमसे पूछेंगे क्वेश्चन कि 500 ईयर्स था, 5000 ईयर्स था कि 50 ईयर्स था, ठीक है। IUCN कहता है कि लास्ट बीते कुछ 500 सालों में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गई। इसके अंदर में 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे, 87 प्लांट्स थे। अब ये याद कैसे हो, क्योंकि इसमें डेटा याद तो करना है, इसको भी इम्पोर्टेंट है, NCERT का डेटा है। सबसे ज्यादा कौन थे याद, ऐसे तो मैच द फॉलोइंग आएगा तो आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन थे, इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है। कितने थे, 359। उसके बाद कौन आया, 338, कौन आया, वर्टिब्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया, 87 प्लांट्स। देखो मैं कुछ तरीका बता सकता हूँ याद करने का, बट तुम्हें फिर वही बात है, तुम्हें डेटा तो याद रखना ही पड़ेगा चाहे कोई भी हो जाए। याद करने का तरीका ये बता सकता हूँ कि 359 इनवर्टिब्रेट समझ लो पहले तो। 3 में 2 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 2 का डबल कर दो 4 जोड़ोगी 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी याद करना पड़ेगा फिर तो, कि कब 2 क्या कब 4 किया। वैसे ही यहाँ मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब एक माइनस करना है तुम्हें, तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, माइनस करना तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उससे बढ़िया तुम बार बार पढ़ोगी, तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि इसको याद कर लो, 359, 338 एंड 87 प्लांट, क्योंकि नीट में आता है ये डेटा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो अब तुम्हें हंसी आएगा एग्जाम्पल दूंगा तो। क्या हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ना बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, IUCN ने उनका लिस्ट बना दिया। उसमें अगर मैं तुम्हें कुछ एनिमल्स का नाम लिखूं तो एनिमल्स का नाम देखना क्या है, डोडो, एक एनिमल है डोडो, डोडो बत्तख की तरह होता है, कहाँ पे पाया जाता था, मॉरिशियस, मॉरिशियस में मर गया ये, ठीक है। डोडो मॉरिशियस का था, डोडो ऑफ मॉरिशियस। ऐसे है ना, हमारे स्कूल में ना एक मैम थी NP मैम बोल के, ठीक है, उनका लड़का का नाम भी वो डोडो रख के रखी थी, डोडो, तो डोडो ना है वैसे। उसके बाद एक आता है क्वागा, क्वागा एक एनिमल है, ये अफ्रीका में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नाम लिख रहा हूँ मैं, मतलब तुम्हें दिख जाएगा अगर तुम इकोलॉजी का, अगर तुम एलन में या कोई पेपर सॉल्व करोगी। एक और ऑर्गेनिज्म का नाम लिखता हूँ, थाइलासीन, ये कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था थाइलासीन, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कौन आता है, स्टेलर्स सीकाऊ, स्टेलर्स सीकाऊ, ये रशिया का है। और 3 सब स्पीसीज हैं, कौन कौन सी सब स्पीसीज है बता देता हूँ, बाली, जवान और कैस्पियन, ये टाइगर के सब स्पीसीज हैं, बाली, जवान एंड कैस्पियन,
तो ये स्पीसीज खत्म हो चुके हैं। अब याद कैसे करें, बिकॉज वो तो कंट्री भी पूछ लेते हैं कि कौन से कंट्री का क्या था। देखो याद करना है ना, तो बाली जवान या कैस्पियन टाइगर, कैस्पियन सी होता है वैसे, तो ये बाली जवान और कैस्पियन जो है वो टाइगर से रिश्ता रखेगा। बाली है, बल है इसके अंदर में, टाइगर से रिश्ता रखेगा। डोडो ऑफ मॉरिशियस, मॉरिशियस अच्छा जगह है, वहाँ का डोडो एक प्यारा सा एक जानवर है डोडो, ठीक है। एक क्वागा है, नाम ही देखो कितना अजीब है, क्वागा। अब इधर निग्रो जो लोग होते हैं, क्वागा क्वागा, जो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा, तुमको इधर प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा हेल्प करेगा। क्वागा, अरे यानी ऑस्ट्रेलिया मत बोलो यार, मतलब वहाँ पे गोरे लोग होंगे। बीइंग इधर यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे क्या होना है ना, यहाँ पे तुम्हें होना है वो जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो रंग रूप में भेदभाव करते हैं, कि अरे क्या बोलते हैं उनको, मेरे को नाम नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उनको जो रंग रूप में भेदभाव करते हैं कि तुम कलुआ है, ये तुम गोरा है, क्या बोलते हैं उनको, क्या नाम है यार उनको, क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब मजाक उड़ता है, मीम भी है बहुत। अरे तुम्हें पता है क्या बोलते हैं, यू आर सच मतलब जो डिफ्रेंशिएट करता है कलर्स के बीच में, क्या तुम तो कलुआ है यार, तुम तो गोरा है, मतलब तुम तो मोटा है, तुम ये है वो है, ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स जो पास करते हैं लोग। एनीवेज छोड़ो, तो मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो क्वागा, हाँ हाँ रेसिस्ट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे तुम्हें रेसिस्ट बनना है, ठीक है। अभी देखो क्या है, थाइलासीन, थाइलासीन है, सीन है, अच्छा सीन चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। रशिया है, रशिया का भाषा बस अजीब सा होता है, तो ऐसा ऐसा अजीब सा लोग कुछ लिखता है रशिया, ठीक है। चाइना और रशिया का भाषा ही बड़ा अजीब है। बीइंग रेसिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेलर्स, स्टेलर्स यू नो व्हाट स्टेलर्स, तो स्टेलर्स सी काउ इज फ्रॉम रशिया, तो वहाँ पे ऐसा पुतिन वुतिन का वो लोग का फेस कटिंग ध्यान में रखना, स्टेलर्स सी काउ, वो लोग ऐसा नेम देता। थाइलासीन ऐसे याद कर सकती हो, और कोई तरीका नहीं है याद करने का, ठीक है। इनफैक्ट एनसीईआरटी लिखती है कि जो आखिरी का जो 20 साल है ना, एनसीईआरटी को ये 20 साल बड़ा प्यारा है, आखिरी के जो 20 साल हैं, क्योंकि उनको पता है कि नीट के अधिकतर बच्चे 20 साल नहीं देते हैं, वैसे 17 साल में भी दे देते हैं, 12 का देते ही, लेकिन सिलेक्शन थोड़ी होता है बहुत लोग का, तो लगभग 2 दिन ड्रॉप लग ही जाता है। तो एनसीईआरटी को 20 साल बड़ा प्यारा है। लास्ट 20 ईयर्स में एनसीईआरटी लिखती है, अलोन दिस लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस मोर देन 27 स्पीसीज डिसअपियरेंस। 27 स्पीसीज से भी ज़्यादा डिसअपियर हो चुका है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनफैक्ट देखो अभी क्या है ना, बहुत सारे ऐसे कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान या कोई और, नो हेट टू एनी कंट्री बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज, बट स्टिल वो लोग या हम लोग का भी ऐसा ही है कि हम लोग थोड़ी किए, ये तो होना ही था, ये तो नेचुरल कॉज है, वो लोग अपने पे ब्लेम नहीं लेते हैं। जो इंसान कचरा फैला रहा है तुम्हारे घर के आसपास, वही मोदी जी को गाली देता है कि मोदी जी किया क्या, या ये पॉलिटिक्स किया क्या, वो खुद भी तो कचरा फैला रहा है। तो बस वही बात है कि हम लोग ह्यूमंस है ना, अपनी गलतियों का खुद पे जिम्मा नहीं लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भैया ये अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो गई होंगी, कंट्री बोल रहा है मॉरिशस ये अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया, रे तुम मार के खा गए इस बत्तख को, पका के खा देता था बत्तख को ये लोग, मॉरिशस वाले लोग, डूडो को, तो खत्म तो होना ही था। तो अपने पे ये लोग बोला नहीं हम इतने हिंसक नहीं है, वो अपने आप मर गए। तो जब वो अपने आप मरते ना, तो जो एक्सटिंक्शंस होते हैं, देखो एक्सटिंक्शंस अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम। अगर वो रैंडम होते तो अब हम कह सकते थे कि भैया हो सकता है कि इधर का इस टैक्सॉन का या इस जगह का ये, टैक्सॉन मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप, तो उस टैक्सॉन मतलब होता है जैसे स्पीशीज या तुम्हारा फैमिली, हर एक को टैक्सॉन बोलते हैं। स्पीसीज, ग्रुप, फैमिली, ये सब जितना भी चीज़ है जो हम लोग पढ़ते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन में, उनको टैक्सॉन बोलते हैं। तो अगर हर एक टैक्सॉन्स का स्पीसीज मर रहा है रैंडमली, तो इसका मतलब वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि इंसान मार रहा है तो वो रैंडम थोड़ी है। ऐसा क्यों डोडो ही क्यों खाया जा रहा है, और क्यों नहीं, कौवा क्यों नहीं खाया जा रहा है, ठीक है। अगर डोडो के साथ कौवा भी खाया जाता तो हम कह सकते हैं भैया वहां का परिस्थिति खराब हो गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंसान रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए एक्सटिंक्शन अक्रॉस द टैक्सा आर नॉट रैंडम, एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज खाया जाता है, ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना, एम्फीबियंस, इसमें एनसीईआरटी लिखती है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट
क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर नीट एग्जामिनेशन दैट एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। एम्फीबियंस बहुत ज्यादा वनरेबल है एक्सटिंक्शन के लिए, ठीक है। अब इतने सारे स्पीशीज के ऊपर खतरा एक्सटिंक्ट होने का, तो उसमें तुम्हारा 15,500 स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड वाइड जो रिस्क को फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, लेकिन अगर फिलहाल के बारे में बात करें तो 12% जितने भी बर्ड के स्पीशीज है, ऑल बर्ड स्पीशीज फेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। 23% मैमल के स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, 32% जो है वो एम्फीबियंस के लिए है, और 31% जो है वो जिम्नोस्पर्म के लिए है। एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑल योर एग्जामिनेशन, चाहे मेजर हो या माइनर हो। वो तुमसे ये पूछेंगे 12, 23 और तुम कंफ्यूज हो जाओगी। मैं तुम्हें आज बता देता हूँ याद कैसे करना है इसको। वो मैच द फॉलोइंग पूछेंगे, नीट ही मैच द फॉलोइंग आएगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, एम्फीबियन रिस्क फेस करता है एक्सटिंक्शन का, कितना, 32%। उसके बाद कौन है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, 31%। उसके बाद आता है मैमल, और मैमल के बाद आता है बर्ड। बर्ड कैसे याद करें, देखो बर्ड है ना सेकंड अल्फाबेट है, तो इसका मतलब इसमें 2 आएगा, तो 12% सबसे कम है। मैमल्स में 23% है। मैमल्स और एम्फीबियंस का उल्टा है, डिजिट देखो, 2 के बाद 3 इधर, 3 के बाद 2, इधर का उधर हो गया, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देगा ही देगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब तुम गलत करोगी तो अपने आप ही क्यों गलत हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ, ये तो स्पीशीज का नाम बता दिया जो एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं। टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक से मत भटकना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है। इसमें और चीज़ क्या आता है कि अब जितना भी इंसान लोग था वो लोग फॉसिल्स को डिस्कवर कर रहा था। फॉसिल्स का स्टडी से ये पाया गया ना कि 5 बार तुम्हारा आज तक लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज हुआ है। लार्ज स्केल लॉस तुम्हारे काम का नहीं है, सुन लो बस, लिखना नहीं है। लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज कितनी बार हुआ है, 5 बार हुआ है। मतलब तुम्हारा प्रलय जो है ये लोग के हिसाब से 5 बार आया है, ठीक है, जिस पर डायनासोर वाइनासोर सब चपेट में आ गया था, ठीक है। इवन बिफोर ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द सीन, लार्ज स्केल जो हमारा अर्थ है वो विटनेस कर चुका है लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज को। 6वीं बार जो होगा उसमें क्या डिफरेंट होगा बाकी 5 से जो अभी तक हुआ है। अभी 6वीं बार तो हुआ नहीं, 6वीं बार तो होगा, तो क्या डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस ये हो सकता है कि इससे पहली बार जो 5 बार अर्थ हमारा खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, प्रलय आ चुका है, उस समय इंसान मौजूद नहीं थे, वही डिफरेंस था। मतलब वहाँ पे ना बहुत करोड़ों साल के बाद एक बार प्रजाति उखड़ गई। यहाँ पे ह्यूमन इतना पॉल्यूशन फैला रहा है, इतना इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है कि करोड़ों साल नहीं लगेगा, सिर्फ लाखों साल में काम नक्की हो जाएगा। मतलब रैपिड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, रैपिड। अब जो 6th फेज आएगा वो बहुत ज़्यादा रैपिड होगा, ठीक है, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर होगा। इकोलॉजिस्ट ने तो वार्न भी कर दिया, ग्रेटा थनबर्ग जो थी, उन्होंने, ग्रेटा थनबर्ग तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, उन्होंने, इकोलॉजिस्ट लोग ने तो वार्न भी कर दिया कि भैया अगर ऐसा ही सिनेरियो चलता रहा तो हमारा अर्थ जो है वो वाइप आउट हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। एनसीईआरटी में जहाँ पे लिखा हुआ है इसको मार्क कर लेना। 4 ऑप्शन देगा, नेक्स्ट 100 ईयर्स में पृथ्वी खत्म होगा, 1000 ईयर्स में, 10,000 में, कि 10 साल में। 10 साल मत मार्क कर देना, थोड़ा अच्छा गैस लगाना है अपने को, ठीक है। 100 साल, 10 साल में कैसे यार, इतना नहीं बोलते। समझ में आया, ये बैकग्राउंड था लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। चीजें बोरिंग जा रही हैं क्या, दे आर डेटा, आई नो दे आर डेटा, एंड तुम्हारे मन में गाली चल रहा हो सर क्यों पढ़ा रहे हो, बट मैं क्या करूं, नीट में आता है, मेरा क्या गलती यार, मैंने थोड़ी डेटा बनाया, ये नीट में आता है, मेरे को क्यों कोस रही हो कि सर इतना, साला क्या आदमी है इतना डेटा याद करवा रहा है, ये मतलब समझा तो कुछ रहा ही नहीं, डेटा पर डेटा, डेटा हम ही याद कर लेते हैं। तुम याद कर लेती, बट तुम्हें ये नहीं पता था कौन सा डेटा याद करना है, ठीक है। तुम सब कुछ याद कर लेती, वो सब कुछ याद नहीं करना, मैंने बता दिया जो डेटा याद करना है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उनके 4 कारण हैं। कितने कारण हैं, 4 कारण हैं, 4 रीजंस। उनको हम क्या कहते हैं, एविल क्वार्टेट। एविल क्वार्टेट, एविल मतलब बुरे, क्वार्टेट मतलब 4। एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट इज एविल क्वार्टेट। एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर नीट एग्जामिनेशन, व्हाट इज एविल क्वार्टेट।
एविल क्वार्टेट क्या होते हैं? 4 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मेन जनरली लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती हैं। नीट में, एलन में या तुम्हारे बोर्ड्स में लिखना पड़ेगा। सबसे पहला कॉज है, अपने कॉपी में भी लिख लेना, वो है तुम्हारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। दूसरा कॉज है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा कॉज है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। और चौथा कॉज है को एक्सटिंक्शन। ये 4 है एविल क्वार्टेट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है इसमें, इधर बोल्ड करके बक्से में बंद कर देना, जो बोल रहा हूं वो करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीट में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला ऑप्शन था हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन और दूसरा ऑप्शन था डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। डिफॉरेस्टेशन इज अ पार्ट ऑफ हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। डिफॉरेस्टेशन इज समथिंग एल्स, इट इज अ पार्ट ऑफ हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। वो 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा, तुम्हें क्या मार्क करना पड़ेगा? ये मार्क। प्रायोरिटी किसको देनी है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉज। अगर एक और ऑप्शन हो जाए 5वां ऑल ऑफ द अबव, तुम क्या मार्क करोगी? ऑल ऑफ द अबव को मार्क करोगी। ठीक है, ये एविल क्वार्टेट जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन सब को समझाऊंगा। बट उससे पहले मुझे बताओ कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से होगा क्या? अगर बायोडाइवर्सिटी रहेगी ही नहीं, पहले तो कारण तो ठीक, कोई बात नहीं, इस कारण से बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई, बट अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो उससे क्या होगा? ये बताओ, जस्ट टेल मी क्या होगा? तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड टू, लिख लेना, दे लीड टू। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रही, म्यूट कर देना, बायोडाइवर्सिटी नहीं रही इसका मतलब स्पीसीज बहुत सारे नहीं है, तो प्लांट प्रोडक्शन तो बहुत कम हो गया ना, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं प्रेजेंट है, बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज प्रेजेंट नहीं है, तो खाना क्या घंटा बनाएंगे? तो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। दूसरा क्या कि लीड टू लोअर्ड resistance to lead to lower resistance to environmental perturbations example drought। कि अगर भैया प्लांट ही नहीं रहेंगे, मैंने बताया था प्लांट अपना जड़ को है ना, रूट्स को अपने सॉइल में बांध के रखता है, वो ड्रॉट्स कंडीशन को प्रिवेंट करता है, मैंने बताया था ये चीज़। तो अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो लोअर रेजिस्टेंट है ना एनवायरमेंटल पर्टिकुलेशन, कुछ भी हवा ववा आया प्लांट को उखाड़ के ले गया, खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़? क्योंकि छोटे मोटे प्लांट्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं, वो नहीं है, स्पीसीज है ही नहीं। ठीक है, घना जंगल है ही नहीं। आगे एक खुद ही तुम कॉमन सेंस लगाओ ना, कि अगर मैं तुम्हारे सामने इतना सारा पेड़ को बना दूं, एक पूरा एरिया में इतना सारा पेड़ को बना दूं, इतना बड़ा एरिया है, इसमें हवा चलेगा, तुमको लगता है कि ये फॉरेस्ट उजड़ेगा? नहीं उजड़ेगा ना। तब तीसरा कारण है इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycle। तो ये क्या है? अरे जब बायोडाइवर्सिटी नहीं रही तब मैंने बताया था ना, इकोसिस्टम स्टेबल नहीं होगा,
क्योंकि वो जो बाहरी आक्रमण है उनको वो प्रिवेंट नहीं कर सकता, और अगर वो बाहरी आक्रमणों को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा तब क्या होगा, उसका जो स्पीशीज है या उसका जो प्रोडक्टिविटी है, नॉट स्पीशीज, उस पूरे स्पीशीज का जितना भी प्रोडक्टिविटी है वो वेरिएबल होगा। कुछ देर पहले बताया था, स्टेबल कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कांस्टेंट और रेजिस्टेंट प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी ऊपर नीचे है तो वो सही नहीं बात है। तो अगर इकोसिस्टम हिल गया, बायोडाइवर्सिटी खत्म, तो इकोसिस्टम का प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे वाटर यूज नहीं हो पाएगा ढंग का, या ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, और पेस्ट एंड डिजीज साइकिल में वेरिएबिलिटी आ जाएंगी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस से ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। बट बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण क्या है, वो 4 कारण है, जिसका नाम है एविन क्वार्टेट। ठीक है, और कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सेलरेटेड रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज। एक और बात, ये जो द एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन that the world is facing now are largely due to human activities. Am I clear what I am saying? Are you understanding what I told? बताओ, इंग्लिश सीख लेता है मेरा तो। खैर बताओ क्या क्या बोला मैंने। Exactly. So this is the most common cause, habitat loss and fragmentation is the most common loss causing most important cause, causing the animals and plants to extinction. Most dramatic examples of habitat, अगर तुम्हें एग्जाम्पल मुझे दे, अगर मेरे को तुमको एग्जाम्पल देना हो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का, सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूंगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। क्यों भैया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल क्यों दूंगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक टाइम पे 14% था हमारे पूरे अर्थ का टोटल एरिया। इंडिया कितना है, इंडिया कितना है, 2.1% लिखा है, तब इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% एरिया है। तुम सोच रही हो इतना बड़ा एरिया, इंडिया का तो छोड़ दो, इंडिया का तो मतलब 7 गुना बड़ा है। दीज रेन फॉरेस्ट जो है आज के डेट में 6% को भी कवर नहीं कर पाते एरिया में, मतलब इतना लॉस हो चुका है, हैबिटेट लॉस, नो मोर देन 6%। अगेन दीज टू डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, 14% and 6%. They are being destroyed very fastly, and by the time we finish reading this chapter, 1,000 more hectares of tropical rainforest are vanished. By the time we are reading this chapter, more than 1,000 hectares of rainforest would have been lost. ठीक है, the Amazon rainforest, you know what, the Amazon rainforest is so huge that it is called as the lung of the planet, and it harbors millions of species, right? And you know what, that tropical rainforests are being cut by human activities. That is why the millions of species or the plant or the animals that these rainforests are habituating, they are getting lost, they are getting migration certificate मिल रहा है सबको। ठीक है, they are getting migrated. okay, अच्छा, अब तुम्हारे मन में आएगा ये ह्यूमंस कर क्यों रहा है, उसको खुद को तुम्हारे मन में गाली देने का मन कर रहा होगा ह्यूमंस को। अरे साले तुम्हारे लिए तो थोड़ा लंग था, तुम इसी को काट रहे हो, तुम गाली देने का मन। आज तुमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तुम तो लॉस में हो, तुम्हारे बाबा तो लॉस में है, अमेज़न फॉरेस्ट कर, तो कर क्यों रहे हो भाई तुम लोग ये। एक्चुअली हुआ क्या कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो, सॉरी नॉट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या लिख के रखा है, हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल मोस्ट ड्रामेटिक फॉरेस्ट। हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया, अमेज़न नॉट अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इट कवर्स 14% एंड आज के डेट में 6% भी नहीं है। ठीक है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में अब बात कर रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अलग है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट अलग है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है इट हार्बर्स मिलियंस ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एंड अब देखो क्यों काटा, क्यों गया अमेज़न रेन फॉरेस्ट को काटा, इसलिए गया क्योंकि लोगों को ना सोयाबीन उगाना था। क्या उगाना था, अब तुम बोलोगे सोयाबीन
ये वेजिटेरियन के लिए इतना लड़ाई थोड़ी होता है, तंबाकू के लिए लड़ाई होता है, मीट के लिए लड़ाई होता है, सोयाबीन के लिए थोड़ी लड़ाई होता है। एक्चुअली वो लोग सोयाबीन इसलिए उगाता था ताकि यहाँ पे कौन आ सके, यहाँ पे तुम्हारा वो जो याद है तुम्हें बीफ कैटल, ये बीफ कैटल क्या होता है, कैटल मतलब गाय, सांड, ठीक है। तो वो लोग जानबूझ के गाय को नहीं, वो लोग को वो करना है, वो लोग को सांड को करना है, ताकि सांड इधर उगे, सांड को काट के वो लोग का बीफ खा लें। तो ये सांड का चारा उगा रहा है, इंसान के लिए सोयाबीन नहीं उगाया जा रहा है, सांड और गाय के लिए उगाया जा रहा है, ठीक है। तो फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन और फॉर, इसीलिए वो क्या करता है, इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ग्रास और कुछ एरिया को ग्रासलैंड मतलब घास में कन्वर्ट कर दे, ताकि बकरी बकरी घास खाए तो उसको भी मीट मिल जाए हम लोग को, ठीक है। ग्रासलैंड मैंने बताया था, ग्रासलैंड इकोसिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रास, द नेम जो है, जो क्लू इज हिडन इटसेल्फ इन द नेम, ठीक है। इसीलिए द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी, अब देखो ना ऐसा है ना, ये इतना बड़ा जंगल है, तो जितना भी माइग्रेटरी बर्ड्स होता था वो आसानी से क्या करता था, इस जंगल को है ना वो कर लेता था, क्या भांप लेता था ऊपर से जब जा रहा होता था कि अच्छा मेरा एरिया आ गया है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होता था तो वो लोग यहाँ पे माइग्रेट करता था, यहाँ पे शेल्टर लेता था, ठीक है। तो इंसान क्या किया कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बहुत छोटे 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 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, वेरियस स्मॉल फ्रैगमेंट्स में क्या कर दिया, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को टुकड़ा में डिवाइड कर दिया। इसकी वजह से बहुत सारा मैमल्स और बर्ड्स जो यहाँ पे, जिसको लार्ज टेरिटरी चाहिए, जिसको बहुत जगह चाहिए रहने के लिए, वो तो इफेक्ट हो गया ना। और सर्टेन एनिमल्स जिनका माइग्रेटरी हैबिटेट था वो भी वाइडली अफेक्टेड हो गया, क्योंकि वो एरियाज को हमने क्या करते छोटा छोटा कर दिया। अब बर्ड्स क्या करती है, यहाँ पे बैठ ही नहीं पाती है, क्योंकि इतना सा एरिया हो गया, अब इसमें कैसे बैठ पाएगी बर्ड्स, ठीक है। आगे तो ये था हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या था, देखो ये तो अभी कुछ देर पहले ही बताया। ह्यूमंस जो थे ना वो बहुत ग्रीडी होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं। तो तुम बोलोगे सर आप लोग भी तो लालची हो तो देखो कोई बात नहीं, तो ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत लालची होते हैं, वो लोग हमेशा नेचर पर डिपेंड करते हैं फूड और शेल्टर के लिए। लेकिन जब वही नीड ग्रीड में बदल जाए तब हो जाता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी को इस्तेमाल करना, उसको बर्बाद कर देना। वो एक मीम है ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो ह्यूमंस बोलता है नेचर को मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, नेचर बोलता है मैं बर्बाद होना चाहती हूँ, ठीक है। तो तो ह्यूमंस क्या करता था, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता था। इसीलिए क्या हुआ, आखिरी के 500 सालों में बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गए। एग्जाम्पल इसका क्या है, स्टेलर सी काऊ, स्टेलर सी काऊ जो रशिया का बताया था, पिजन। बट यार तुम्हें पता है बिहार में आज के डेट में बिहार में भी पिजन को मार के खा जाते हैं, पता है। पिजन है ही नहीं वहाँ पे, पिजन जो कबूतर बिहार में खाते हैं मार के, मजाक नहीं कर रहा मैं, बिहार में खाते हैं। चूहा खा लेते हैं भाई झारखंड में, तो क्या बात करें, ऊंदरा को, जो बड़ा बड़ा ऊंदरा था उसको मार के खा लेते हैं। चाइना का तो बात छोड़ दो, तो सबसे आगे। तो यही बात है, ये लोग खत्म कर दिया इनफैक्ट कौआ खाने लगा यार, कौआ भी नहीं मिलता वहाँ पे। तो अब मजाक नहीं कर रहे, अरे ऐसा होता है ऐसा होता है, तुम मानो या मत मानो, तुम्हारे में इंजान थोड़ी लगा रहे हैं हम कोई, बट ऐसा होता है। बिहार तुम थोड़ी, तुम्हारा लोकेलिटी में नहीं खाते होंगे, बट बिहार में खाते हैं। ये बिहार वाला पॉइंट को मैं वो कर दूंगा, नहीं तो बाद में क्या बोलते हैं वो आ जाएगा, बिहार वाला ऑडियंस मेरे से नाराज हो जाएगा, मेरा वीडियो नहीं देखेगा तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, समझ में आ गया होगा। तो मेनी मराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड हार्वेस्टेड, ओवर हार्वेस्ट कर लिया बहुत सारा मराइन फिश को, जिनकी वजह से उनका दे कंटिन्यू, मतलब उनका इंडेंजरमेंट आ गया है। तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या होता है, देखो अभी कुछ दिन पहले बताया था मैंने तुम्हें कि जब एक अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली अगर हम कोई भी एक एलियन स्पीशीज, यानी जो उस नेचुरल इन्वायरमेंट में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको बाहर से ला के इसमें डाल देते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, तो उसमें से कुछ स्पीशीज इन्वेजिव बन जाते हैं, ठीक है। तो जब वो इन्वेजिव बन जाते हैं तो वो क्या होता है, देखो उनका प्रेडेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस एनवायरनमेंट में। हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, हम लोग क्या किए, उस नेचुरल एनवायरनमेंट में बाहर से कोई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं एलियन स्पीशीज। लेकिन उस एलियन स्पीशीज को मारने वाला तो कोई है ही नहीं इसके अंदर में, तो इनका पॉपुलेशन क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो जो हमारा इंडिजिनस प्लांट और एनिमल है वो मरने लगेगा। इंडिजिनस मतलब जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचुरली ओरिजिनली रहते थे वो मरने लगेंगे।
एग्जाम्पल क्या है, नाइल पर्च, जो मैंने बताया था, नाइल पर्च याद नहीं होगा तुम्हें लेकिन मैंने बताया था नाइल पर्च के बारे में। उसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि साउथ अफ्रीका में है, ईस्ट अफ्रीका में, सॉरी कहाँ पे है, ईस्ट अफ्रीका में है। ये पूछा गया एक बार कौन सा अफ्रीका, जैसे मैंने अभी गलती कर दी ना साउथ बोल के, ईस्ट अफ्रीका था, ठीक है। लेड इवेंचुअली टू द, तो उससे क्या हुआ, 200 से भी ज़्यादा स्पीसीज ऑफ चिचलिड फिश, चिकलिड फिश क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आ गया, इस नाइल पर्च की वजह से, क्योंकि नाइल पर्च क्या करता, इन्वेजिव बन गया, उसको खत्म कर दिया, और उसका कोई नेचुरल किलर तो था नहीं एलियन स्पीसीज का, तो ये लोग बहुत तेजी से बढ़ता गया। एक और चीज़ तुमने सुना होगा, बहुत सारा प्लांट जिसका नाम है कैरेट ग्रास, जो मैंने बताया था, जिसको हम लोग पार्थेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थेनियम बोलते हैं। या तुमने सुना होगा लैंटेना का, इसके बारे में नहीं सुना तो इसके बारे में पक्का सुना होगा, वाटर हियासिंथ के बारे में, जिसको आइकॉर्निया बोलते हैं, EICCHORNIA, आइकॉर्निया बोलते हैं। तो ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट क्या करता है, ये इन्वेजिव वीड स्पीसीज है। इनको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो गया, और ये मोस्ट, मतलब मैंने बताया था वेस्ट बंगाल की सबसे बेकार चीज़ है वाटर हायसिंथ, ठीक है, मैंने बताया था वाटर हायसिंथ के बारे में। आगे रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन कर दिया। अब देखो अभी रिसेंट में हुआ है, अफ्रीकन फॉर द एक्वाकल्चर, अफ्रीका से अफ्रीका विद्रोह कर दिया। वो बोलता है कि मेरे यहाँ पे तुम एक नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो। अफ्रीका वाला एक फिश है जिसका नाम है कैट फिश, क्या नाम है, कैट फिश, जिसका नाम है क्लैरिया गैरीपाइनस, ठीक है, क्लैरियस गैरीपाइनस, ये नाम है कैट फिश का। उसको इलीगली इंट्रोड्यूस कर दिया गया एक्वा कल्चर के लिए, और ये आज के डेट में एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिजीनियस कैटल फिश के लिए, इंडिजीनियस कैटफिश के लिए। जो हमारे इंडिया में कैटफिश है उनके लिए क्या बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि अफ्रीका से माल ला के हमारे यहाँ पर डाल दिया गया। तुम कुछ सोचो, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। को एक्सटिंक्शन, व्हाट इज को एक्सटिंक्शन, मैंने बताया था, तुम बता दोगी तो एक चॉकलेट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज को एक्सटिंक्शन। व्हाट इज को एक्सटिंक्शन, को एक्सटेंशन मतलब जैसे अगर एक स्पीसीज अगर खत्म होता है ना तो उसके साथ और भी लाइक प्लांट्स और हाँ क्या हुआ, क्या पता नहीं। अच्छा, मम्मी गेट बंद करो ना। क्या हुआ, नींद आ गया क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं वहाँ से कुछ चला गया। ओह अच्छा, देखो ये खत्म होने वाला है, ठीक है। इसमें ना को एक्सटिंक्शन, तुमने सही कहा कि को एक्सटिंक्शन मतलब अगर एक स्पीशीज को मार देंगे तो दूसरा भी तबाह हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो फिश को मार देते हैं तो उसके अंदर में जितना ये पैरासाइट पल रहा है वो भी मर जाएगा। एक और एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म का हमने देखा था, याद होगा तुम्हें इकोलॉजी में, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म के बारे में, है ना। वहाँ पे भी ये चीज़ था कि अगर उसको मार दिया तो युक्का वुक्का में था, इसको मारे तो वो भी गया खत्म, ऑर्किड वॉर्किड में था वो चीज़। तो ये को एक्सटिंक्शन है। तो कुल मिलाकर किसी भी बायोडाइवर्सिटी खत्म होने का 4 कारण होता है। पहला कारण तो ये हुआ, उसका जो जगह है जहाँ पे हो रहा था उसको नाश कर दो, उसका विनाश कर दो, उसको ख़त्म कर दो, उससे हैबिटेट ही छीन लो। देखो किसी को मारने का तरीका, उसका हैबिटेट ही छीन लो। फ्रैगमेंटेशन कर दो, डिफॉरेस्टेशन कर दो, ठीक है, प्लांट को उखाड़ के फेंक दो। दूसरा है ज़्यादा यूज़ कर लो, तभी भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरा है कोई फॉरेन से एक एलियन को ले आओ, एलियन स्पीशीज़ को ले आओ। और चौथा है
कि एक ऐसा स्पीशीज को मार दो कि दूसरा भी मर जाए। तो ये है 4 evil quartet ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। So now, hence, our last topic is biodiversity conservation. Biodiversity conservation. आज का थोड़ा टॉप लंबा हो गया क्लास, नहीं 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। इन द बायो कंप्लीट भी तो करना है ना यार, कंप्लीट भी तो मतलब ऐसे तो फिर हो ही नहीं पाएगा। मतलब बताओ, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, बोर्ड का एग्जाम, और ज़्यादा थोड़ा परेशान नहीं किया तो फिर क्या किया? अब तुम ये मत बोला सर आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे मैंने पढ़ाया यार, मैंने बहुत पढ़ाया, ठीक है। किसी किसी हफ्ते तो मैंने 4-4 दिन 5-5 दिन भी पढ़ाया है, और कभी कभी तो मैंने एक दिन में 2 बार भी पढ़ाया है मैंने। एक दिन में 3 बार शायद ही मैंने कभी पढ़ाया होगा, मेरे को याद नहीं, पर एक दिन में 2 बार जरूर पढ़ाया मैंने। एक दिन में 2 बार जरूर पढ़ाया मैंने। तब तुम नहीं, मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ, तुम नहीं पढ़ना चाहती, उसमें मेरा क्या गलती है? मैं तो तैयार ही बैठा हूँ पढ़ाने के लिए, मैं तो तैयार ही बैठा हूँ। अब मेरे को डर लगता है, अरे ज़्यादा पढ़ा दी तो फिर बोलेगी कि आप मतलब ज़्यादा पढ़ा दिए एकदम, हमें इतना भी नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, आई नो कि बैलेंस करना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक बैलेंसेस, बट स्टिल अब ऐसा मत बोल देना कि सर आपने पढ़ाया नहीं है। यार मैंने इकोलॉजी बहुत पढ़ाया, ठीक है, बहुत पढ़ा दिया मैंने इकोलॉजी। तुम्हें कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा इतना इकोलॉजी, लिख के ले लो मेरा बात। अब जब मैं इकोलॉजी का वीडियो अपलोड करूँगा ना, पहला वीडियो में मैंने ना ये चीज़ बोला है, और वो देखना वीडियो सुनना तो उसमें मैं जरूर डालूंगा इस चीज़ को कि पूरे कलकत्ता में तुम्हें कोई टीचर नहीं पढ़ा देगा इतना इकोलॉजी, इतना मैं तुम्हें इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे को नहीं लगता फीस वाला भी इतना पढ़ाएगा इकोलॉजी तुमको, मेरे को नहीं लगता फीस वाला भी इतना पढ़ाएगा। स्कूल का तो छोड़ ही दो, वो तो आउट ऑफ रेस है, वो रेस से बाहर, उसका एक टांग नकली है, ठीक है। तो इतना नहीं पढ़ाएगा कोई, और मैंने बहुत टाइम दिया इसमें, मैंने बहुत पेशेंस के साथ हर एक छोटा छोटा चीज़, हर एक माइन्यूट डेफिनेशन को क्लियर किया है मैंने। वो तुमने नहीं पूछा वो बात अलग है, बट मैंने क्लियर कर दिया अपनी तरफ से, जितना मेरे को लगता है कि एज ए स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट होता मेरे से कोई पूछता तो मतलब मेरे को नहीं आता, तो उस हिसाब से मैंने कंप्लीट कर दिया। क्या पता तुम्हें नहीं आता वो सोच के। तो वैसे ही जैसे मेरे जैसे टीचर को कंजर्व करना चाहिए ना इस पूरे टीचर के इकोसिस्टम में, मेरे जैसा टीचर शुड बी कंजर्व्ड, तो वैसे ही बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। और अब क्वेश्चन आता है, बहुत सारे मतलब गवार लोग बोल देते हैं कि भाई क्यों करें कंजर्व, वाई, क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं बोलते क्यों करें कंजर्व, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलते, वो पूछ रहे हैं कि क्यों करें कंजर्व, ठीक है, वाई। बहुत सारा रीज़न है, कुछ ऑब्वियस रीज़न है, कुछ नॉट सो ऑब्वियस रीज़न है, लेकिन दोनों का दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए इनको है ना क्यों कंजर्व किया जाए उसका आंसर ढूंढना है हमें। तो उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा है एथिकल आर्गुमेंट। देखो, जब मैं स्टूडेंट था ना, जब मैं 12 का बोर्ड दिया तो मुझे सब चीज़ नहीं पता था। मेरे से कोई पूछा वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, सीधी सी बात है, मेरे को तो ये भी नहीं पता था स्पीच डाइवर्सिटी क्या होता है। मैंने लिख दिया कि बायोडाइवर्सिटी भैया बढ़िया, देखने में अच्छा लगेगा, फिर है ना क्या बोलते हैं, टूरिस्ट का पैसा मिलेगा, देखने जाएंगे ना लोग बायोडाइवर्सिटी को तो उससे एक करेंसी एक्सचेंज होगा। मैं इकोनॉमिक्स में चला गया था, तुम सोचो उसके बाद ही मेरे को नंबर मिला था, बट उसका रीज़न ये होना चाहिए, ये एज ए स्टूडेंट नहीं पता होता, ठीक है। 3 तरह क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए, हम लोग 3 सेक्शन में देखते हैं। सबसे पहला है नैरो यूटिलिटेरियन। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब छोटी सोच, अपनी छोटी सोच अपने पास रखो। क्या मतलब? लड़की छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, अपनी छोटी सोच अपने पास रखो। ब्रॉड यूटिलिटेरियन मतलब बड़ी सोच। ये कहते हैं कि हम एक एरोप्लेन बनाएंगे, वो एरोप्लेन को 2 बिल्डिंग के बीच में जाके क्रैश करवा देंगे। ये बैंड हो जाएगा मेरा वीडियो अगर मैंने ये मेंशन कर दिया, क्योंकि ये अटैक था अमेरिका पे 2011 पे, ओसामा बिन लादेन का। बड़ी सोच, कुछ बड़ा करेंगे। और तीसरा है एथिकल कारण। एथिकल मतलब हो गया इंडिया वाले, वो कहते हैं कि यार जय श्री राम बोले कि नहीं बोले, तो एथिकल रीजन्स आ जाते हैं। एनीवेज, तो इन सब चीज़ों को मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसको मैं नहीं हटाऊँगा, ठीक है। अब कुछ हो जाए तो हो जाए। एथिकल पैसा नहीं, एथिकल मतलब वो होता है, एथिक्स मतलब पैसा नहीं आता एथिक्स में। एथिक्स मतलब इंसान का अपना खुद वो
तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मेरे को क्या ऐसा क्या मतलब पैसा एथिकल पैसा एथिक्स? अच्छा क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या? अरे वो बिल्डिंग क्रैश वाला और फिर जय श्री राम वाला, तो मुझे काट दिया। हाँ नहीं तो बैंड हो जाएगा। मार्क तो तुम्हारा सही है, मजाक नहीं आती है लोग का। तो नैरो यूटिलिटेरियन, नैरो यूटिलिटेरियन मतलब छोटी, इसका मतलब ही नहीं सोच घटिया है ये मत, इसका मतलब है कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, क्यों हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए? छोटी सोच क्या कहती है? द आर्गूमेंट ये लोग क्या देती है कि भैया देखो, हम जो ह्यूमंस है ना, हम लोग काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट उठाते हैं नेचर से, फूड के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल सेरेल्स हो गया, पल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, पल्सेस मतलब दाल हो गया, वो नहीं पल्स टॉफी नहीं, ठीक है, पल्सेस और फ्रूट्स, ठीक है, डायरेक्ट फायदा उठाते हैं। दूसरा बात, हम लोग को आग लगाने के लिए लकड़ी मिल जाती है, आग लगाने के लिए इंसान भी चाहिए वैसे, लेकिन इंसान भी आग लगा ही देता है और मोहल्ले की आंटी जब तोबा 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 मजा ही आ जाए। तो फायरवुड। तीसरा फाइबर मिलता है हमें कपड़े, मतलब फाइबर मिलता है प्लांट के सोर्सेज से। दूसरा बात, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल मिलता है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक टैनिन्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया। लुब्रिकेंट्स मतलब होता है, लुब्रिकेंट्स हम लोग जैसे ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल होता है। और लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल फॉर सेक्स एजुकेशन बता देता हूँ, ड्यूरिंग क्वाइटस के टाइम पे भी होता है, तो दैट आर ऑल्सो लुब्रिकेंट, ठीक है। डाइज हो गया जो माथा में इस्तेमाल करते हैं, रेसिन्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, वो जितना भी प्रोडक्ट है वो सब हम लोग इस बायोडाइवर्सिटी से तो उगा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से उगा रहे हैं, अपने से थोड़ी बना रहे हैं। तो एंड मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी हम लोग उठाते हैं। देखो कितने छोटे छोटे मुद्दों पे बात कर रहा है ना। तो इस पर यह भी एक डेटा है कि 25% से ज़्यादा ड्रग जो करेंटली मार्केट में सोल्ड हो रहा है वो प्लांट से ड्राइव किया गया है, और 25,000 ऐसा स्पीशीज है प्लांट का जो कंट्रीब्यूट करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन को। ठीक है, ज़्यादा उड़ तो नहीं गया, दिमाग से ऊपर तो नहीं चला गया डेटा जो बोला, इसको याद नहीं करना है वैसे, बस सुन लो। यू एंड दैट 25 मोर देन 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड बाय नेटिव पीपल। जैसे मान लो हल्दी का इस्तेमाल कर लिया, गिलोय का इस्तेमाल हो गया, एलोवेरा का इस्तेमाल हो गया, एलोवेरा का जूस स्कूप पे निकाल के पी रहे, अलग अलग ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग नेचर से उठा रहे हैं ना इस्तेमाल, तो दैट इज वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा अगर नहीं कंजर्व करेंगे तो, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, नोबडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट that need to be discovered, that are still to be discovered, okay. And with more and more discovery, with more and more increasing resources, there is a term which is called as bioprospecting, NCERT में लिखा हुआ है। It means that exploring the molecular, genetic and species diversity for products of economic importance, bioprospecting। ये बायोप्रोस्पेक्टिंग का डेफिनेशन है ना, बोर्ड में 2 नंबर का आता है, उसके देखो तुम्हें पूरे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ाएगा वो, कहाँ दिया हुआ घुस के इंसान पागल हो गया, बोले बायोप्रोस्पेक्टिंग का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है। तो बायोप्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग बायोलॉजिकली प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, मॉलिकुलर लेवल, जेनेटिक लेवल, स्पीशीज डाइवर्सिटी पे कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि मेडिसिनल किसी से कोई सब्सटेंस बनाना है क्या नहीं बनाना है, उन सब का डिसाइड होता है, ठीक है। आगे रीप इनॉर्मस बेनिफिट्स, ठीक है। दूसरा है बड़ी सोच। ये बड़ी सोच क्या है? छोटी सोच तो ये थी, तो हम लोग तो इसको बड़ी सोच मानते हैं कि मैं ये बड़ा बात बोला, ताली बजाओ इसके लिए। छोटी सोच मतलब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने देखा, बहुत छोटे लेवल पे है। ब्रॉड यूटिलिटेरियन क्या बोलता है कि देखो जो हमारा इकोसिस्टम है ना, वो क्या करता है कि मेजर रोल प्ले करता है बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज में। इकोसिस्टम हमको सर्विस देती है तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी देखो जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या हुआ, 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोस्फेयर इज प्रोड्यूस बाय द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। 20% ऑफ ऑक्सीजन, सोचो इतना ऑक्सीजन हमारे अर्थ प्रोड्यूस कर रहा है। तुमको तो अगर तुमको इसका कैलकुलेशन करना है ना तो हॉस्पिटल में चली जाओ और वेंटिलेटर के एक दिन का कॉस्ट पूछ के जाना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। 20,000 रुपया 30,000 रुपया होता है सिर्फ 10 लीटर 20 लीटर ऑक्सीजन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये 20% है, समझ जाओ कितना होगा। 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन मतलब करोड़ों लीटर में है, तो कितना सर्विस प्रोवाइड करता है, कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, दिमाग नहीं खराब करना है। दूसरी बात, जो नेचर है वो पॉलिनेशन भी तो करती है, तो अगर बताओ पॉलिनेटिंग एजेंट अगर नहीं होता है, मान लो बैट्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, इंसेक्ट हो गई, तो इंसान को पॉलिनेशन करने जाना पड़ता। मतलब पॉलिनेशन मतलब वो उंगली से तोड़ जाता, वो और कुछ नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारी घटिया सोच है, तुम्हारी छोटी सोच है,
ठीक है, तो उंगली से करता पॉलिनेशन मतलब ये नहीं कि रिप्रोडक्शन करना, इंसान प्लांट के साथ कर रहा है, ये दिन आ गया, जानवरों के साथ तो कर ही रहा था, बकरी के साथ कर दिया, गाय के साथ कर, पता नहीं, सब केस न्यूज में आता है कि एक आदमी है, उसको रेप चार्जेस में बुक कर दिया, वो एक काऊ का रेप कर दिया, वो एक बकरी का रेप कर, लाइक दैट। ठीक है, इंसान कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। तो पॉलिनेशन के लिए भी हमें पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए भी नहीं खर्चा पड़ा, ये सब बड़े बड़े खर्चे हैं, बड़ी बड़ी सोच है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे कि एस्थेटिक प्लेजर क्या गया, देयर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स लाइक मोटी लकड़ी मिलती है। और इसमें ये भी है कि भाई तुम क्यों क्यों ख़त्म कर रहे हो बायोडाइवर्सिटी को। देखो हम लोग जब रास्ते से बाहर जाते तो कैसे छोटे छोटे स्प्रिंग्स में फ्लावर्स गिरते थे, देखने में कितना अच्छा लगता है। तो ये सब बड़ी सोच है, मतलब बड़ी सोच मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल में बात चल रही है। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है, वॉचिंग द स्प्रिंग फ्लावर्स इन अ फुल ब्लूम और वॉकिंग अप टू अ बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग। बुलबुल मतलब कोयल के सॉन्ग सुनने मिल रहे हैं। क्यों बायोडाइवर्सिटी को खत्म करना। सोचो आदमी की सोच कितनी बढ़िया है उसको बुलबुल के गाने सुनने, उसने बायोडाइवर्सिटी को मरने से बचा रहा है। एनीवेज, एथिकल आर्गूमेंट क्या बोलते हैं, देखो एथिक्स आएगा। ठीक है, ये बोलता है कि देखो भाई, हमें ना पूरे नेचर पे सिर्फ वो जो नहीं होते प्रवचन टाइप के, वो क्या बोलते हैं कि इस पूरे संसार में सिर्फ मानव केवल तुम्हारा ही अकेला का अधिकार नहीं है, बाकी और भी जीव हैं जो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनके अंदर में कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो तुम भाड़ा का नहीं ले रखे हो कोई जगह, ठीक है, नेचर प्रोवाइड कर रहा है। तो वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। हमें क्या, माइक्रोब्स याकुट लो, करोड़ों बैक्टीरिया को लो, अंदर डाल लो, खत्म। देयर आर नो एथिक्स। इतना एथिक्स देखने गई तो काम हो गया। ठीक है, विथ होम वी शेयर दिस प्लैनेट। फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली बात करें तो भी हमने ये रियलाइज़ किया कि एवरी स्पीसीज उसका एक अपना एक वैल्यू है, अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, और भले ही वो हमको इकोनॉमिक वैल्यू ना दे, पर हम बोलेंगे नहीं यार वो जीव है, उसके अंदर भी तो सांस है, वो भी तो कुछ महसूस कर रहा है। तो ये जितना भी चीज़ है, ये सब स्पिरिचुअल इमोशनल एंगल जो है वो एथिकल के साथ आता है। ठीक है, मॉरल ड्यूटी हो गया। और इसी से हम क्या करेंगे, अपने अंदर की जो अच्छाई है अपने आने वाली पीढ़ियों में बांटेंगे। वो पेड़ वाला था ना, एक पेड़ है, उसका दादा उसको पेड़ को उसके सामने, बच्चे के सामने पहुँचता है, फिर वो बड़ा दादा है, फिर वो बोलता है कि नहीं मैं दादाजी। तो लाइक दैट थिंग, ये सब एथिकल रीजन है जिसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसके बाद चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, जाओ मत अभी, रुको यार 2 मिनट तो रुको, इतना क्या बढ़ा रही हो। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी में ना एक आया था, मैं ना तुम्हें वो दिखा देता हूँ कि अब देखो, अभी है ना, मैंने ना लास्ट क्लास में तुम्हें वो पढ़ाया था, याद है, बायोस्फीयर हो गया और सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क पढ़ाया था। तो वहाँ पे मैंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में नहीं पढ़ाया था। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये देख लो, 2 मिनट का है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या था, देखो होता क्या है ना कि अब मुझे टाइगर को है ना बचाना है, तो मैं उस पूरे एरिया को है ना डिक्लेयर कर दूंगा एज अ बायोस्फीयर, लेकिन वो फिजिबल नहीं है ना नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देना, सेंचुरी कर देना, क्योंकि इतना बड़ा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, गवर्नमेंट को कितना पैसा वेस्ट हो रहा है उस चीज़ में, और इतना रिसोर्सेज भी नहीं है। और जब तक इतने लोग एक्सटिंक्ट हो रहे हैं बढ़ते पॉल्यूशन के साथ, हर किसी को बचाना पॉसिबल भी नहीं है ह्यूमनली, इतना मैन पावर है ही नहीं हमारे पास। और हर किसी को हम इतना बड़ा बड़ा एरिया नहीं दे सकते, टाइगर के लिए हम इतना बड़ा एरिया रिजर्व नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, भले मतलब भी लग रहा होगा, अनएथिकल लग रहा होगा, जानवर को मार तो क्या हुआ, बट नहीं कर सकते यार, पैसा नहीं है इतना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हॉटस्पॉट बना देंगे। हॉटस्पॉट मतलब एक कन्फाइंड एरिया बना देंगे टाइगर के लिए या किसी और के लिए। ठीक है, दैट इज वो किस में आता है, इन सीटू के अंदर में ही आता है। ठीक है, जहाँ पे है वहीं पे क्या करेंगे हम लोग, ये कर देंगे। ठीक है, एक और चीज़, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म खतरे में थे, उनको बचाने के लिए तो बनाया। तो इसका पॉइंट ये है ना कि इस बायोडाइवर्सिटी एक सेकेंड रुको, तुमसे पूछेगा बोर्ड्स में व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ना, वो रीजन है विथ वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, और तीसरा लिख देना हाई डिग्री ऑफ थ्रेट।
ये क्या है, व्हाट इज दिस हाई डिग्री ऑफ थ्रेट, बताता हूँ देखो। तो देखो ये जो मैंने तुम्हें प्रॉब्लम बताया ना कि स्पीसीज जो है बहुत जल्दी जल्दी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और हमारे पास इतना रिसोर्सेस नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ये चीज़ सोचा है, मैं ही सबका समाज का भला कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे कंजर्वेशनल लोग भी बैठे हैं, ठीक है, जो लोग भला, उन्होंने भी चीज़ सोचा, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि भैया हम क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बना देंगे, ठीक है, और मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ, तुम्हारे मन में डाउट आएगा जिस तरह आप लिखा रहे हाई डिग्री ऑफ थ्रेट और यहाँ पे लिखा रहे हाई स्पीसीज रिचनेस, अगर थ्रेट होता तो हाई स्पीसीज रिचनेस नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे थ्रेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए क्या किया, वहाँ पे उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली रिच, लेकिन वो यहाँ पे हाईली स्पीसीज रिचनेस है। और एक और चीज़, एंडेमिज्म मतलब ये होता है कि वो जो स्पीसीज है सिर्फ वहीं पे पाए जाएंगे, बाकी कहीं नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी तो और जगह क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो चुका है। समझ में आ गया? तो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म इज सीन, वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज एंड हाई डिग्री ऑफ थ्रेट इज आल्सो सीन, ठीक है। अच्छा, इंडिया में ना पहले 2 हॉटस्पॉट था। कौन सा हॉटस्पॉट था? एक था ईस्टर्न हिमालय और दूसरा था वेस्टर्न घाट। अब ये क्या है भैया, अब ईस्टर्न घाट नहीं बोला मैंने, वेस्टर्न घाट बोला, ठीक है। तो देखो ये इंडिया है, ये इंडिया का तुम्हारा, ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालय मतलब यहाँ पे ग्रीन से बना रहा हूँ, यहाँ पे था, और एक वेस्टर्न घाट मतलब यहाँ पे था, ठीक है। 2 हॉटस्पॉट था हमारे पास, ठीक है। और व्हाट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट को बनाने का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्या है, मोर मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया, सबसे पहला उसका रिचनेस ज़्यादा होना चाहिए, मोर बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड, इसका एक प्रॉपर्टी है, क्राइटेरिया मतलब प्रॉपर्टी ऑफ हॉटस्पॉट। तो हाई लेवल ऑफ स्पीसीज इसलिए बायोडाइवर्सिटी मिलेगा, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मिलेगा, फिर हाई डिग्री ऑफ थ्रेट मिलेगा। और इसमें क्या है, ह्यूमंस की वजह से देयर इज एक्सेलरेटेड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत तेजी से खत्म भी हो रही है। मानता हूँ स्पीशीज बेस्ड रीजन है, बट क्योंकि पॉल्यूशन वॉल्यूशन बढ़ रहा है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, हर किसी को तो नहीं बचाया जा सकता, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेटेड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ड्यू टू ह्यूमन, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देयर इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, 25 इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया, बाद में इनमें 9 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को और इंक्लूड कर दिया गया, तो टोटल नंबर कितना बना, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज द रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। ये लाइन को मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से दे आर रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और चीज़ इसमें ये है कि इंडिया में अगर मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को देखूं तो देखो इंडिया में मैं ना इंडिया का मैप बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। इंडिया का मैप बनाया ऐसे, तो इसमें ना अगर समझ में आ जाएगा, देखना यहाँ पे कौन कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है, ठीक है। तो दीज हॉटस्पॉट, 3 ऑफ दिस हॉटस्पॉट, एक है तुम्हारा वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। क्या है? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, पहला हॉटस्पॉट तो ये हो गया। इंडिया में 3 है, ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, श्रीलंका इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया बाय द वे, बट वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका पहला हॉटस्पॉट है। दूसरा हॉटस्पॉट है तुम्हारा इंडो बर्मा, बर्मा यहाँ पे, इंडो बर्मा हिमालय, ठीक है। इंडो बर्मा एंड हिमालय, ठीक है। देखो ये इंडियो बर्मा हो गया, बर्मा इधर आता है ना, इंडियो बर्मा, और ये क्या हो गया, हिमालय। तो ये जो 3 है ना, ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, हाई बायोडाइवर्सिटी स्पीच रीजन है। लेकिन अगर तुम पूरे वर्ल्ड का, जो पूरे वर्ल्ड में कितना 34 है, तो अगर तुम पूरे वर्ल्ड का भी अगर तुम उठा लोगे ना, कहाँ गया, पूरे वर्ल्ड का अगर तुम उठा लोगे तभी भी तुम्हारा लेस देन 2% ऑफ अर्थ का लैंड एरिया है,
मतलब इतना लैंड एरिया कवर ही नहीं करता ये, ठीक है। और क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें हाई स्पीसीज रिच रीजन है ये, और इतना स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से जितना मास एक्सटिंक्शन हो रहा था ऑर्गेनिजम्स का वो रिड्यूस हो गया बाई ऑलमोस्ट 30%, जो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है लीगली प्रोटेक्टेड रीजन कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड, मैंने बता दिया वो चीज़, ठीक है। लीगली प्रोटेक्टेड जो है लास्ट दिन बताया था मैंने, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड तुम्हारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये तो हो गया तुम्हारा कंप्लीट। और इसमें ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पॉल्यूशन एंड डिस्टरबेंस, पॉल्यूशन एंड डिस्टरबेंस ये क्या एविल क्वार्टेट है? तुम्हारा आंसर जाएगा नो, इट इज नॉट अ एविल क्वार्टेट, ठीक है। बट इट इज अ प्रेजेंट कॉज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। आज के डेट में बायोडाइवर्सिटी लॉस का प्रेजेंट कॉज यही है, क्योंकि बहुत सारा नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, वोल्केनो इरेप्शन मोस्टली इसी चीज़ों की वजह से आता है। तो ये प्रेजेंट कॉज है, बट इट इज नॉट अ एविल क्वार्टेट, ये एविल क्वार्टेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट इट इज अ प्रेजेंट कॉज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा पॉल्यूशन चैप्टर, जो 1 लेक्चर या 2 लेक्चर लगेगा मेरे को। और स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बताऊंगा अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये 5 मिनट का शायद ये अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो इसमें याद रखना कुल मिलाकर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, पहले 24 थे, बाद में 9 को और ऐड कर दिया गया। ये 9 जो थे वो ओशियनिक थे, पहले 24 जो थे वो क्या थे, टेरेस्ट्रियल थे, ठीक है। और इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? 3 है। ईस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का इधर कंप्लीट करते हैं, और अल्फा बीटा गामा कल पढ़ाएंगे। इकोलॉजी एक है तो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सुनो, अभी तो हो गया, पढ़ाई नहीं करना, 1 आवर 41 मिनट्स हो गया, कंसिडर टेकिंग ऑल द जोक्स, तो ठीक है। ये हम तुमने पूरे एनसीईआरटी पढ़ना है, जो एनसीईआरटी मार्क करा है वो करना है। हाँ, और इसमें मेरा एक और चीज़ छूटा है बायोडाइवर्सिटी में, जो है तुम्हारा वो बहुत सारा जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्स है, जो ट्रीटीज हैं वो पढ़ाना हमको, कॉप जो कॉप और ये सब तो बाद में पढ़ा दूंगा तो भी चलेगा। वैसे 2 लेक्चर बचा है, ये खत्म होने के बाद क्या करना बता देता हूँ। 1 लेक्चर बचा है उसका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, ठीक है। और क्या बचा है बताओ?